बहुत सारे लोग हैं जो आपके अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। बचपन से ही था कि हम मैं इंजीनियर बनूंगा या कुछ ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट हुआ कि आप इंजीनियरिंग में आ गए? एंटरप्रेन्योरियल जर्नी और इंडस्ट्री का चीज़ें चल रहा था। हाँ। फिर आपकी एक जर्नी बीएसएफ में भी जाने का था। एमएसएमई जिसको हम आजकल हाँ। मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, हाँ। हैं वो बाद में कन्वर्ट बाद- किया, नाम उन्होंने किया। कम सुविधा में आपने काम करके देखा है। हाँ। किस टाइप के स्टूडेंट हुआ करते थे, किस टाइप की उस समय प्रॉब्लम आती थी बच्चों के बीच में? आगे जो करंट सिनेरियो चल रहा है इजराइल, ईरान और अमेरिका का, एक अच्छा इंस्टीट्यूट रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? बच्चों की सारी फैसिलिटीज़ का मीनिंग क्या है, प्लेसमेंट की मीनिंग क्या है? दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन कुमार श्रीवास्तव हूँ। आज हम लोग पॉडकास्ट में ऐसी पर्सनालिटी के साथ बैठे हुए हैं जो कि जिनके साथ हमने बहुत सारी चीज़ें लर्न किया और हमने पॉडकास्ट में लोगों से डिस्कस भी किया था कि हम उन पर्सनालिटी को कंटिन्यू टच में हैं, उनको पॉडकास्ट पे लाना चाहते हैं, जिनसे कि इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कि उन अपनी लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर गए, लेकिन उनके जो बेसिक चीज़ें थी जो लर्न किया जिन टीचर के साथ, वो इस पॉडकास्ट पे आ रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं और हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मौका मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे गाइड करने वाले टीचर रहे हैं जो डिफरेंट पोजीशन पर जा कर के वर्क किया उन्होंने और हमेशा स्टूडेंट से कनेक्टेड रहे। स्टूडेंट अगर उनके केबिन में आ जाता है तो उनकी बातें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए बिना वो नहीं फ्री होते हैं। ऐसे बहुत सारी उनकी कहानियाँ हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। मैं आज बात करूंगा प्रोफेसर ए.के. सिंह सर से कि, और ए.के. सिंह सर हमेशा डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट स्टेट में काम किया है उन्होंने। एक एजुकेशनिस्ट के फॉर्म में उन्होंने काम किया है, एक एंटरप्रेन्योर भी रहे हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को भी डेवलप किया है, बहुत सारी कमेटीज़ के हेड रहे हैं। ना जाने कितने लोगों की लाइफ स्टाइल जो थी उनको चेंज किया है, एक ट्रैक पे लेके आए हैं और डिफरेंट कॉलेज के वाइस चांसलर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। 14 इंजीनियरिंग कॉलेज को उन्होंने गाइड किया है एज ए डायरेक्टर रह करके, और प्रोफेसर और डीन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जहाँ पर भी जिस पोजीशन पे सर को मौका मिला वहाँ पर उन्होंने काम किया। और एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ पर अब मैंने रिक्वेस्ट किया था कि उनकी पूरी लाइफ जर्नी को हम लोग जानें, और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो आज की फैकल्टी है, जो हमारे एलुमनाई स्टूडेंट हैं, जो करंट स्टूडेंट हैं, वो उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। तो ये पॉडकास्ट का हमारा जो जर्नी स्टार्ट हुआ है उसमें यही है कि ऐसे व्यक्तित्व को हम इनवाइट करें और लोगों के सामने डिस्कस करें कि आपकी जो पूरी 35 ईयर ऑफ जर्नी है एजुकेशन की, इंडस्ट्री भी रही, इंडस्ट्री में भी रहा और बहुत सारी फील्ड में आपने काम किया है, उसके बारे में जानें। और हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अर्ली लाइफ में आपका कैसे स्टार्टिंग हुआ है एजुकेशन में, और उस समय कैसी परिस्थितियाँ थी, और आज तो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। उस समय कैसे था आपका एजुकेशन, कहाँ से स्टार्ट हुआ, बचपन कहाँ से रहा, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे की बात जर्नी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका अपने दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर कि आपने मुझे बुलाया और इस लायक समझा कि मैं कुछ कह सकूं, क्योंकि हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा जी सर, अपने गुरुओं से सीखा, जी सर, आईआईटी के प्रोफेसर से सीखा, डिफरेंट कॉलेजेस के जो हमारे सीनियर गाइड्स रहे उनसे सीखा। और लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, देयर इज़ नो एंड एट ऑल। यस, सीख अब किसी भी समय कैसे भी सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, उसकी कोई एज बार नहीं होती है। जैसे कि हमारे देश में क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई 60 साल हो गया रिटायर हो गया, 65 साल हो गया आप चले गए, 70 साल हो गया तो ये हो गया। अरे भाई, जिस इंसान ने
पूरी ज़िंदगी पूरा समय अपना आपके देश के लिए काम किया, एजुकेशन में काम किया, इंडस्ट्री में काम किया, हर जगह काम किया। और काम करने के बाद आज आप बोलते हो कि 60 साल के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो रिटायर हो गए। रिटायर हो गए आदमी क्या करेगा? इट मीन्स देयर विल बी हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज। इसके लिए तो हमें काफ़ी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका वगैरह में फॉरेन कंट्रीज के अंदर आदमी तब तक काम करता है जब तक उसकी सेहत है, जब तक वो काम कर सकता है। ऐसा क्यों नहीं हमारे देश में लागू होता है? हमारे देश के अंदर what the government is doing. In this case, the government must take some initiative to provide some security of job, not giving by money itself. The money is not a factor. You see, अब मनी भी आप देने की कोशिश करते हैं, आप कहते हैं कि हम इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, रेल माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि जो आज के समय में जो आदमी रिटायर हुआ, जब तक वो रिटायरमेंट हुआ तब तक तो उसने जो पैसा लगाया था उस पैसे को तो उसने खर्च कर दिया अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके लिए। अब वो पैसा कहाँ से लाए? आप जो कहते हैं कि हम 2 रुपए देंगे या 4 रुपए देंगे, वो देने से क्या फायदा? अगर मेरी हेल्थ खराब हो जाए, आप कहोगे अस्पताल चले जाओ। वाई यू वांट टू सेंड योर nation people to different hospitals? Why you want to do like this? Why not something else to be done? आपके यहाँ ऐसा होना चाहिए, हमारे देश को ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे लोग हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी जो सर्विसेज हैं, चाहे आप उनको 4 रुपए देते थे, 4 रुपए की जगह 2 रुपए कर दीजिए, लेकिन उनको आप उस जॉब में इन्वॉल्व रखिए। और उसका रीज़न है, उनको इन्वॉल्व रखने से जो नई पीढ़ी आ रही है, हमारी नई पीढ़ी के आने के लिए उनको कुछ सिखाने के लिए कोई आदमी तो होना चाहिए। सी, यू आर जस्ट क्रिएटिंग जॉब्स। हाउ यू कैन क्रिएट जॉब? आप जॉब क्रिएटर के लिए आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो आपके अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे आपकी चीजें स्टार्ट हुई। तो हमारी अर्ली लाइफ देखिए सर, ऐसा है कि I did my schooling from Delhi itself, the government school. And during that period in the government school itself, the Hindi courses were there. And immediately I have seen English is everywhere. So हिंदी स्कूल, आप देखिए हिंदी स्कूल में पढ़ने के बावजूद, 11th क्लास तक पढ़ने के बावजूद, क्योंकि हायर सेकेंडरी के बाद हमें कोर्स करना होता है, देन इमीडिएटली जैसे ही स्कूल से हमने वो किया तो हमने बेंगलोर यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया। बेंगलोर यूनिवर्सिटी से हमने बीटेक किया, वहाँ से हम फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन वहाँ से पास हुए। वहाँ के हम स्कॉलर हैं और 75% हमने मार्क्स लिया। इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करके हम जो है वहाँ से आने के बाद हमने इमीडिएटली सोचा कि भाई अब तो हम आ गए, हमने बीटेक तो कर लिया, चलो अब कुछ जॉब ढूंढते हैं। इमीडिएटली क्या आपका बचपन से ही था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, या कुछ ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट हुआ कि आप इंजीनियरिंग में आ गए? नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। इंजीनियरिंग का कोई दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। तो देखिए, जो इसमें क्या होता है, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। बहुत बार हम होता क्या है कि हम पेरेंट्स जो कहते हैं, पेरेंट्स हमें जो कहते हैं उनकी बात को मानते हैं, और पेरेंट्स हमारे गुरु होते हैं। पेरेंट्स ही जो कहते हैं हम उसी के हिसाब से चलते हैं। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, इशू होती है, तो हम उन्हीं को जाके कहते हैं। तो हमने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद हमने कहा कि चलो भाई जॉब करें। फिर हमने कहा कि भाई जॉब करें, क्योंकि क्या है, इंजीनियरिंग के अंदर जो प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है। तो लेकिन अब क्या हुआ, जब ये सोचा गया कि हाँ भाई जॉब करें, तो हमने कहा चलो भाई जॉब कर लेते हैं। तो एक छोटी मोटी पहले कोई जॉब किया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जॉब देखा। जॉब देखने के बाद फिर हमने कहा नहीं भाई एमटेक भी कर लेते हैं, मास्टर डिग्री भी होनी जरूरी है। उसके लिए IIT रुड़की में एडमिशन लिया। एमटेक का एडमिशन हुआ। ये कब की बात होगी सर, ये एमटेक जो आपका था? ये एमटेक जो है सर सन 80 में हमने पास किया था, बीटेक किया था। फिर एमटेक के लिए हम वहाँ गए, क्या नाम है, रुड़की IIT बाद में बनी। ये यूनिवर्सिटी थी पहले नहीं, यूनिवर्सिटी भी बाद में बनी। अच्छा। IIT भी बाद में बनी। पहले वो कॉलेज था रुड़की, दिस थिंग इंजीनियरिंग कॉलेज था। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ पे हमने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद हम चाहते थे कि हमें जो है ये प्रोडक्शन में दे दें, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट माय ओन इंडस्ट्री। दिस वाज इन माइंड दैट आई वांट टू स्टार्ट माय इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए मैंने कहा प्रोडक्शन में एमटेक हो जाए तो हम देखते हैं उसके बारे में। बट दे हैव गिवन मी मशीन डिजाइन। आई सेड नो, आई एम नॉट विलिंग टू डू दिस मशीन डिजाइन, बिकॉज फॉर दैट आई डोंट वांट टू बिकम ए ड्राफ्टमैन। हम ड्राफ्टमैन नहीं बनना चाहते हैं, हम खाली ड्राइंग ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर ही पूरे 4 साल तक हम लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग की है। इस आज के टाइम में इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जितना हम लोग जानते हैं उतना कोई नहीं जानता, ये मुझे मालूम है। जो कि हम लोगों ने इंजीनियरिंग
पुणे बीटेक में किया, बीटेक के बाद फिर उसके बाद आपके जो कॉलेजेस में पूरा वही ड्राइंग किया, तो ड्राइंग ही ड्राइंग चलता रहा। तो आप जो कितना सारा उसी चीज को कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को बड़ा इंटरेस्ट था, हम लोग उसके एक्सपर्ट थे। तो साहब उस वक्त जो है हमें जब मशीन डिजाइन में उन्होंने कन्वर्ट, हमने कहा प्रोडक्शन में दे दो, उन्होंने प्रोडक्शन नहीं दिया, कहा मशीन डिजाइन करेंगे। तो हमने कहा भाई मशीन डिजाइन करेंगे। तो एक डॉक्टर डीवी सिंह थे, वहाँ डीन एकेडमिक हुआ करते थे, जो रुड़की में थे। तो रुड़की में डीन एकेडमिक हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला, जब क्लास होती थी तो एमटेक के स्टूडेंट्स होते थे, कहते थे फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ एमटेक टू ए पीएचडी स्टूडेंट। तो हम लोग को लगता था यार पीएचडी स्टूडेंट को ये कहते हैं, भाई क्या माल की बात है। लेकिन जब उन्होंने वो नहीं होने दिया, तो हमने कहा चलो भाई हम कोई नहीं, हम एमटेक जो है दिल्ली IIT में कर लेंगे। उस वक्त माइंड हमने मेकअप किया कि हम दिल्ली IIT में इसको हम कर लेंगे। और कमाल की बात देखिए, सन 80 में हमने बीटेक किया और 99 में मैंने एमटेक किया। देखिए कितना गैप, 19 इयर्स का। स्टिल द टैलेंट वाज विद मी, मेरे पास वो टैलेंट था। बिकॉज द बैंगलोर यूनिवर्सिटी, जो वहाँ की टीचिंग प्रोफेसर, जो टीचिंग जो थी, वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे जो पढ़ाते थे, वो रियली उसका कोई मतलब मुकाबला नहीं है। मैं इसलिए मैं साउथ के जो कॉलेजेस, उस शुरू में साउथ में जो कॉलेजेस होते थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा वो करते थे। हमारे इस नॉर्थ साइड में कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे, नहीं थे उस वक्त, नहीं थे सर, बिल्कुल। तो उस वक्त जो है वहीं पे लोग जा करके पढ़ा करते थे। तो सर हमने जब वहाँ से इंजीनियरिंग करके आए, फिर एमटेक का जब हमारे दिमाग में आया कि चलो भाई ये करना है, तो रुड़की IIT तो बाद में बनी। तो सर वहाँ से जब हमने बीटेक करके आए, तभी हमने देखा, हमारे दिमाग में आया कि भाई क्या अभी पढ़ना, अभी ऐसा करते हैं, अभी कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेट अस स्टार्ट सम इंडस्ट्री। आई वाज हैविंग माय ओन प्लॉट एट नोएडा, आई वाज हैविंग माय ओन प्लॉट एट नोएडा। तो आई वांटेड टू स्टार्ट सम इंडस्ट्री। तो व्हिच इंडस्ट्री टू स्टार्ट, द क्वेश्चन इज व्हिच इंडस्ट्री टू स्टार्ट। For that, I have seen so many industries, particularly I have made up my mind, पहले मैंने अपने मन को बनाया कि मुझे क्या बनाना है, क्योंकि सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक द मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या करना है हमें, उसकी सर्वे करके हम एक डिसाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो marketing management itself, it gives a very wide knowledge that which I have done from IGNOU, Indira Gandhi National Open University, from marketing management and specialization in operational research. Both I have done from that IGNOU, Indira Gandhi National Open University. So मैंने जैसे ही अब यहाँ पर हम निकले, आपकी यहाँ बीटेक करके जैसे ही निकलते हैं, और निकलने के बाद जब इधर आ जाते हैं, IIT दिल्ली से आपने फिर एमटेक कंप्लीट किया। IIT दिल्ली से एमटेक 99 में किया। इन बिटवीन जो इंडस्ट्री लगा रहे थे वो मैं बता रहा हूँ। बीटेक के बाद जैसे ही मैं निकला हूँ, पहले मैंने जॉब का सोचा, तभी मैंने देखा कि मेरा प्लॉट पड़ा है, तो हमने कहा व्हाई नॉट टू सेट अप इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री सेटअप, मैं यंग एज में था, यंग एज में मैंने इंडस्ट्रीज को सर्वे किया, इंडस्ट्रीज को मूवमेंट किया। मैंने कहा हाँ ये हमें पेपर पैकेजिंग इंडस्ट्री लगानी है। उस वक्त वो इंडस्ट्री जो है, मतलब आप समझ लीजिए एक मशीन की कॉस्ट 1,80,000 हुआ करती थी उस वक्त, जो एक मशीन की कॉस्ट होती थी। वो टोटल 3,87,000 रुपए का लोन यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से सैंक्शन करवाया, और सैंक्शन करवाने के बाद हमने इंडस्ट्री को लगाया, और लगाने के बाद फिर हमने स्टार्ट किया, रन किया। I was having the client like Nefet Processed Foods, Glaxo India Laboratories, Mohan Mekinsey Limited, Handloom and Handicraft Export Corporation of India. ये सारे branded. See, all these branded, these companies were available there, and I was having very good relation with those people. मैं इंडस्ट्री चलाया, इंडस्ट्री चलाते काफी दिनों तक चलाते रहे। चलाने के बाद फिर हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से हमने उसका अपना असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर किया। फिर हमने कहा चलो, फिर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन किया, BSF ज्वाइन किया। ये जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी होती है, इसमें बहुत सारे शुरू में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में मैं बताता हूँ, उतार चढ़ाव की अगर हम बात करें, हमारे उस पीरियड में 1980 की बात है, उस वक्त हमें डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन कराना होता था, तो भी कितनी दौड़ लगानी पड़ती थी, बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं थी चीजें, कितने पेपर थे, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई रूल नहीं था। इवन आप की नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग जो था, नेशनल स्मॉल MSME जिसको हम आजकल मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, वो बाद में कन्वर्ट किया, नाम उन्होंने किया। वहाँ रन करते थे कि चलो भाई हमें गवर्नमेंट का टेंडर लेना है, तो चलो भी अर्नेस्ट मनी हमारी माफ हो जाएगी, 10,000 रुपए तक का हम टेंडर भर सकते हैं। काफी पेपर देने के बाद जब कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता था, तो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। फ्रस्ट्रेट होने से हम इंडस्ट्री में अपने बैठे हुए हैं, 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट था, हमने पूरा कन्वर्ट कर रखा था और बड़ा अच्छा चल रहा था। बैठते थे, कागज सारे भेजते थे, फाइलें इतनी मोटी हो गई थी, तो इमीडिएटली माइंड में स्ट्राइक किया, व्हाई नॉट टू राइट ए लेटर टू प्राइम मिनिस्टर इंदिरा
Gandhi. हाँ. So at that time, अच्छा, उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी. I wrote a letter to Prime Minister Indira Gandhi. मुझे एड्रेस नहीं पता था. Parliament of India, Indira Gandhi. Then what happens, the day I was sitting in my office, the one person came from the PM house. PM office से आदमी आया कि सर हमसे क्या गलती होगी. मैं कहा नहीं, कोई गलती नहीं होगी सर, आपने जो है ये आपको ये मिला नहीं था, आपने लेटर वहाँ लिख दिया. हमने कहा हमें क्या पता कि हमारे पीएम इतनी ज्यादा वो हैं कि हमारे एक सच्चे नागरिक, मतलब हम जैसे स्मॉल स्केल सेक्टर वालों को आप इतना वो करती हैं. मुझे वो देके चले गए. हमने कहा व्हाट आई टोल्ड टू दैट पर्सन, सी बीइंग ए स्मॉल स्केल industrialist, I mean, you are asking for so many papers. I have given you, I have submitted each and every paper. In spite of that, you are not giving me this earnest money, this certificate. Yes. I need a certificate. I need a certificate for getting the benefit of earnest money. तब जाके वो सर्टिफिकेट मिला. तो हमने रजिस्ट्रेशन नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कराया, वहाँ के सेल्स टैक्स के रजिस्ट्रेशन कराए. CST LST उस टाइम हुआ करते थे, लोकल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स. तो रजिस्ट्रेशन कराए, आपकी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन लिया, आपकी बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का भी डिज़ाइन का वो करवाया. फिर आपके जो है फैक्ट्री एक्ट के अंडर आता था, तो उस पर जो चीफ थे इसके इंडस्ट्री के, उनका भी लाइसेंस लिया. अच्छा. एक तरह से बड़ा अच्छा अपना हमारा सेटअप चलता रहा. फिर आपकी ये जो ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी और इंडस्ट्री का चीजें चल रहा था, फिर आपकी एक जर्नी BSF में भी जाने का था. बताता हूं. वो टर्निंग पॉइंट भी जानना चाहेंगे. जब ये जर्नी चल रही थी, इस जर्नी को जब मैंने छोड़ने के बाद फिर जब छोड़ा उस चीज को, तो हमने कहा क्यों नहीं भाई, हम कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को कोई देखे, कोई कहीं जॉब मिले, कहीं देखें. एक सबसे बड़ी बात थी कि मैं अपनी इंडस्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर कम चेयरमैन था. I was the managing director and chairman of my own industry. Yes. And during that period, after leaving that job, immediately I came out. I mean, applying for a job, but where, I got a help, I applied in Border Security Force, BSF. Okay. Then I was called at Tekanpur, Gwalior. And there, while I was sitting sitting over there, they said, you have to give lecture. Then immediately I have seen that so many force people were sitting, all were in dress, but I was civilian. I was not knowing. I said, sir, being an industry person, I have made, Silectro silver extraction plant. This was the silver extraction machine. You can take out silver by the photographic process. By the photographic process, that is the electrolysis process, you can take out the silver from your fixer. In a fixer, see what happens, the cameramen, they used to take the reel and dip in a water. The water is nothing but a fixer. And the complete silver that goes in that particular container, you have to take out that. Take out that, I have made the machinery in that, complete silver that was coming on that particular distinct drum. So, उस वक्त जो है हमने इस इंडस्ट्री को हमें देखा किस तरीके से हमें आगे ग्रो करना है. So, जो इंडस्ट्री थी हमारी, इस इंडस्ट्री में आपके देखिए, इंडस्ट्री के अंदर तो आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होते हुए भी, so many industries, I mean, lot of problems were there, lot of issues were there. At that time, really, nothing was available. Even the telephone was not there. In my industry itself, we were having a dialing system. Dialing phone हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे. कमाल की बात देखिए, अलग उस टाइम में, उस वक्त हम लोग किस तरीके से चलाते थे, किस तरह से क्या करते थे. आज के समय में तो सब कुछ होते हुए भी लोग नहीं कर पाते हैं. कमाल की बात. तो देखिए आप, आज के टाइम में लोगों को कम सुविधा में आपने काम करके देखा है, कम सुविधा में काम किया है, स्ट्रगल किया है, मेंटल फ्रस्ट्रेशन होने के बावजूद अपने आप को कंट्रोल किया है. तो वो सीन और आज के सीन में बहुत फर्क है. आज तो लोग बैठे बैठे खाना खा लेते हैं, बैठे बैठे जहाज में चले जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उनकी अर्निंग भी पूरी वो है, सब कुछ है. उस वक्त हम लोग के पास नहीं था. इवन फोन का एक कनेक्शन लेने के लिए 36 चक्कर काटने पड़ते थे. नोएडा के अंदर, नोएडा सेक्टर 18 में काफी चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाके फोन का अलॉटमेंट होता था. लेकिन क्या है, वो भी एक समय था. टाइम के साथ सारी चीजें चेंज होती हैं. लेकिन अपने आप को बड़ा कंट्रोल रखा, स्टेबलाइज रखा. तो जैसे ही ये फोर्स का था, मैंने बताया, मैं at BSF, when I was delivering a lecture, then I asked from the force peoples, when all these, you can say these we used to call as a deputy inspector, deputy sub inspector, like that. Those people were sitting there. Then one of the DIG of Tekanpur, he came forward. He said, "Yes, I want to learn." I said, "See, you can make the silver like this. It's possible. You can make it." Okay, how it is possible? Sir, this is the way you can make it. So I was very happy. And then after that, after giving that interview, I was coming back.
And once I was coming back, then somebody said, you have to give a lecture on any one of the subject. I said, which subject? I am from industry side, you know. As per the engineering is concerned, we have gone through 75 subjects. 75 सब्जेक्ट पढ़े हैं सर हमने. 75 सब्जेक्ट में से आप 35 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल निकाल दीजिए, फिर भी इतने सब्जेक्ट्स हैं. बहुत. आप क्या बात करते हैं? तो कहा सर ये सब्जेक्ट है, हमें दिस थिंग. ओके, दिया. देने के बाद फिर हम चले आए. चले आने के बाद उसी समय हमने जो है during that period itself, I mean the advertisement that came in newspaper, the small classified में छोटा सा ऐड आया था. हमने BSF का अप्लाई किया, वो दिल्ली का. तो दिल्ली से कॉल हो गया हमें. अच्छा. जब दिल्ली से कॉल हुआ तो यहाँ पे क्योंकि उस वक्त हमारी एमटेक नहीं थी. आई वाज ओनली बीटेक विद एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ऑफ 9 to 10 years, and I was there on the platform. And there, you know, when during the interview, Nikhil Kumar Singh, at that time the DG was Nikhil Kumar Singh was there. So during interview they asked so many questions, but I have prepared for that. But you know, but the qualification, the MTech was required. So immediately, you know that once the problem comes, you know, if somebody target you, somebody says something, immediately that comes in my mind. Then why not to do this thing? You know, let us finish this. Then I have done this. What I have done is immediately. जब उनको उन्होंने नहीं मिला तो लकली क्या हुआ, उन्होंने एमटेक का जो कैंडिडेट था जो में सेलेक्ट हुआ था वो छोड़ के चला गया. अच्छा. देन आई हैव जॉइंड बीएसएफ फॉर टोटल 11 years. 11 years at Tigri camp at Batra Hospital. Near Batra Hospital, where the Air Force Station is there, Indo-Tibetan border. तो उसमें क्या पोजीशन रही आपकी वहाँ पर? उसमें हम प्रिंसिपल थे. अच्छा. प्रिंसिपल थे. उनके आपके प्लेसमेंट का भी देखते थे. मतलब आपका वहाँ पे क्या है कि हर काम करना होता है. एवरीथिंग. आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना होता है, आपको टीचिंग का भी देखना होता है, आपको मतलब काम इतना ज्यादा करना पड़ता है. आई मीन यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग. लेकिन उस पीरियड में मैंने देखा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में जो हमारे फौजी लोग होते थे, उनका डिसिप्लिन, देयर कल्चर, देयर बिहेवियर, कमिंग ऑन टाइम, गोइंग ऑन टाइम. I mean there is no limit at all. See, in the morning from 9 a.m. to 2:30 before lunch, you know, punctuality, they are 100%, you know, I mean, active, 100% active. Yes. हैं, इतने एक्टिव होना. और उस चीज को मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ी वैसी बात है, गजब की बात है. तो हमने हमारे जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते थे वो इनके बीएसएफ वार्ड्स पर्सनल के बच्चे होते थे, वार्ड्स होते थे इनके बच्चों के, क्योंकि दिस वाज रन बाय द बीएसएफ एजुकेशन फंड. बीएसएफ एजुकेशन फंड से रन हुआ करता था. STS1 टिगरी कैंप में था. सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल बोलते हैं उसे. बीएसएफ का टिगरी कैंप में था, बत्रा हॉस्पिटल के सामने. अच्छा. तो जब पढ़ाने लगे तो आप समझ लीजिए, अगर पढ़ा रहे हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम घर पे हैं. पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं. तो बच्चों को जब पढ़ाते थे तो ये एम लेके चलते थे, ये बच्चा जो है हमारे बीएसएफ के वार्ड का पर्सनल का बच्चा है, तो वो अगर देश की सीमा का काम करते हैं तो मैं इस बच्चे को ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया देखेगी. बहुत बढ़िया. तो हम लोगों ने उतना ज्यादा वो किया बच्चों के लिए. पूरा मतलब एक एक बच्चे को बड़े ध्यान रखते थे और हर तरह के सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट होते थे वो पढ़ाते भी थे. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी देखते थे और काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ पे टाइम पास हुआ. डिफरेंट डीआईजीज आए हमारे पास. डीआईजी दवेजी थे, दवेजी डीआईजी थे. आपके डिप्टी डीआईजी हमारे वो थे, एडिशनल डीआईजी सहगल जी थे. उसके बाद हमारे ब्रिगेडियर आईजे सिंह थे, वो डीआईजी थे. वहाँ डीआईजी रैंक दे दिया जाता है जितने भी आर्मी लेवल के लोग आते हैं. अच्छा. लेकिन हमने खूब काम किया. और आप सोच लीजिए 11 साल किसी को भी एक जगह पे रुकना बहुत बड़ी बात होती है. बड़ी बात. कोई हमारी सैलरी इतनी नहीं थी कि जो हम सोचे कि हम सैलरी के लिए काम करते थे. हम जब काम करते थे तो काम करते डेडिकेशन के साथ. सैलरी 15-16 हजार 17 हजार में क्या होता था. लेकिन क्या हुआ, दिमाग में आया कि अगर ये पैसा अगर हमें मिलता रहे तो बाद में हम अपने बच्चों का क्या करेंगे, कैसे हम वो करेंगे. तो इमीडिएटली फिर हमने कोशिश किया प्राइवेट में देखना. प्राइवेट में जब देखने की बात आई तो भाई कैसे करना है, क्या करना है. तो देखा डिफरेंट कॉलेजेस. आपका यानी कि ये AKTU तब डेवलप हो चुका था, मतलब ओपन हो चुकी थी. AKTU ओपन था, हम नहीं जानते थे AKTU के बारे में. यस सर. हम UPTU था पहले नाम इसका. UPTU था, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी. UPTU के ये 2000 में यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी.
हाँ, मुझे 2000 ये नहीं मालूम, हाँ। क्योंकि मैंने जब ये कॉलेज आपने जब जानकारी लिया होगा तो बीएसएफ जो छोड़ा हाँ। था 2003 में छोड़ा था, अच्छा 2003 में छोड़ा था। उसके बाद हम इसमें तो प्राइवेट बहुत सारे कॉलेज ओपन हो चुके थे, कॉलेजेस सभी इतने ज़्यादा कॉलेज नहीं थे, लेकिन कुछ कॉलेज open ओपन थे। हाँ, देयर वाज मेनी कॉलेजेस हाँ, दैट वाज ओपन। यस, लेकिन जो था उनको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था। मैंने ये देखा कोई प्रॉपर गाइडेंस उनके पास थी नहीं। वो लोग अपने आप ही कॉलेज बना रहे हैं या अपने आप ही कॉलेज को रन कर रहे हैं, कोई उस तरह का उनको पास मोटिवेशन नहीं था। तो इसमें ऑनर्स की गलती नहीं है, उनको उस टाइप की मैन पावर नहीं मिली, प्रोफेशनल्स नहीं मिल पा रहे थे उनको, नहीं मिल पा रहे थे। तो हुआ क्या सर, वो उस टाइम जो है हमने क्या नाम है इसका ये बीएसएफ से जब मैंने प्राइवेट कॉलेजेस देखा तो आप देखिए हम आईसी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा में गए। अच्छा, आपके आईसी इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर हमने ये सुमानी इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर बने रेवाड़ी में। अच्छा, सुमानी इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद जन नायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा में बने। तो हमारा जब इंटरव्यू हुआ तो ओम प्रकाश चौटाला खुद सीएम थे। दिल्ली में एक कोई हेरिटेज होटल की कौन सा होटल था, वहीं पे अजय चौटाला भी थे, वो भी थे, और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उन लोगों ने इंटरव्यू लिया और मुझे सेलेक्ट कर दिया। इमीडिएटली घर पहुंचना हो तो उस वक्त सिस्टम ये था कि स्पीड पोस्ट क्या, इमीडिएटली वो लेटर घर पहुंचते पहुंच जाती थी। उस वक्त का सिस्टम देखिए ना, कोई टेलीफोन और ये वो कुछ नहीं था। तो पहुंच गया। तो हमें जन नायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ में हम वहाँ पे डायरेक्टर रहे। फिर जन नायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ से वहाँ पे उनको सर्व करने के बाद हम जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा आए, सेक्टर 65। तो जेएसएस में आपने बहुत काम किया, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहाँ पर नहीं थी सर। जेएसएस में हमने यहाँ तक कि जो चौटाला साहब का भी जो कॉलेज था जन नायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा में, इतना बढ़िया, उस टाइम मैं खुद उसका फाउंडर हूँ। मेरे साथ एक डॉक्टर एस दलाल थे। अच्छा, हम लोग बड़ा साथ में काम करते थे और बड़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी बनी हुई है, कोई मुकाबला नहीं है। अजय भाई साहब भी, अजय चौटाला साहब भी बड़े अच्छे, मतलब उनका वो है। अब मैं कह नहीं सकता, बहुत दिन हो गए मुझे मुलाकात किए हुए, मैं नंबर ढूंढता रहता हूँ, मुझे नंबर मिलता नहीं है। लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान है, अच्छे वो थे। मैं कोई वो नहीं कहते, बहुत बढ़िया लोग हैं सब लोग जो है। कोशिश करता हूँ कि मिलूंगा। तो वहाँ पे चौटाला साहब के यहाँ से मैं जब जेएसएस में आया, तो जेएसएस में आते ही मैं एज ए प्रोफेसर, मेरे को, अब मैं एक डायरेक्टर आदमी, अब मुझे प्रोफेसर दे दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी। हम गए वहाँ पे, तो जाते ही मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू क्रिएट सम अदर डिपार्टमेंट। देयर वाज अ मैकेनिकल डिपार्टमेंट, आई क्रिएटेड manufacturing technology department. I said the manufacturing technology department to be created so that the students can understand about the manufacturing system, so that they can do some work for industry. But there was a problem. The issue was in your UPSC, in your this thing, UGC. In UGC, there was no course of this thing, मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अगर ये नहीं है तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल, तो बड़ी अजीब अचंभे की बात। तो हमने वहाँ के डायरेक्टर को बोला है कि भाई साहब ऐसा है, इसको आप ऐड करवा लीजिए। बट they were not convinced or they were not in position to do this and that, जो भी था। तो उसमें हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो तब तक आपकी पीएचडी भी हो चुकी थी ये जेएसएस वगैरह में आने के पहले? तब तक हमारी पीएचडी हो चुकी थी। उस वक्त पीएचडी कैसे हुआ? जब ये हमारा वो पार्ट भी डिस्कस करेंगे। जब हम बीएसएफ में थे जी, जब हम बीएसएफ में थे तो बीएसएफ में ही हमने जब बीएसएफ में थे तभी हमने एमटेक जो आईआईटी दिल्ली से उसी पीरियड में हमने एमटेक किया। एमटेक करते हुआ कि पीएचडी कर लो। एमटेक करते ही हमने सोचा पीएचडी कर लो। तो हुआ क्या है कि उसी टाइम एमटेक का मैंने पीएचडी के लिए इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो उन्होंने पीएचडी के लिए एप्लीकेशन डाली थी स्टार्ट करने के लिए। तब मैं एक पहला कैंडिडेट था जिसने अपना पेपर प्रेजेंट किया एंड दे हैव सेलेक्टेड मी। उस टाइम बोला कि आप इसमें 2000 रुपये भी जमा कर दीजिए। मैं जमा कर दिया। जमा करने के बाद में लेटर आया, यूजीसी ने उनको रेकमेंड कर दिया दे कैन स्टार्ट योर डीम्ड यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर लाल उनके चांसलर हुआ करते थे। आरबी लाल अभी हटे हैं। तब से आरबी लाल पूरे चांसलर थे। आरबी लाल चांसलर थे और तब से अब तक थे। कोई सही बहुत अच्छे आदमी, वो तो बड़े सनातनी आदमी। कमाल की बात है, वो शाम को एक मेला जैसा लगाते हैं और मेले जैसे लगाने में वो पूरी भविष्यवाणी करते हैं और लोगों को पूरी आत्मा परमात्मा की बातें बताते हैं। सच नाइस पर्सन, बहुत अच्छे इंसान वो है। तो सर इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो हमने अप्लाई करा। पर उसके बाद जो है हमने वहाँ पे हुआ कि सर आप पीएचडी जब आप करेंगे तो आपको एक गाइड जो है
यहाँ का लेना पड़ेगा। एक हमने कहा हम एक IIT से ले लेंगे। हम IIT से यहाँ से प्रोफेसर अरुण कांडा, प्रोफेसर अरुण कांडा एट दैट टाइम वाज प्रोफेसर ऑफ इंडस्ट्री इंजीनियरिंग, क्योंकि हमने इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में किया। एक गाइड वो थे और एक वहाँ के मैथ्यू प्रसाद, मैथ्यू प्रसाद वहाँ के डायरेक्टर थे, वहाँ के इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो एक वो थे, एक ये थे। तो दोनों के कोऑर्डिनेशन में हमें यहाँ पे हम IIT में जाते थे तो कांडा साहब हमें बताते थे कैसे क्या है, वो गाइड करते थे। करते करते PhD हमारी 2005 में हो गई थी। कमाल की बात है। देखिए एक चीज आप देखिए, पॉइंट बड़ा वैसा नोट करने वाला है। 2005 में मेरी PhD हो गई थी। 5 में PhD हो गई थी और मुझे पता नहीं था। 2005 में PhD हो गई, यूनिवर्सिटी का कोई मैसेज नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया, कन्वोकेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द गाइड इटसेल्फ, तो नहीं पता लगा था मेरे को। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ JSS में पहुंचा हूँ तब तक मालूम पड़ा तो PhD तो हो गई है। तो मैंने यहाँ अप्लाई, मैंने बताया, फिर जब मुझे पता लगा मैंने कहा साहब ये चीज़ है, तो PhD तो हो गई थी हमारी, तो ये क्या चीज़ है? तो बताया हाँ जी आपकी तो PhD हो गई है। तो वो ढूंढ रहे थे कागज, तब तक मैंने देखा कन्वोकेशन में मेरा नाम था। उसमें ऑलरेडी मेरा नाम, रिसर्च का नंबर, ये वो। तो गलती से उन्होंने वो प्रोस्पेक्टस मुझे दे दिया और मैं जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस थी सब मेरे पास थी, एवरीथिंग। मैंने कहा आई नीड माई PhD। मेरी PhD का सर कहाँ गया? आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। तब मुझे PhD भी कब मिला? जब मैं ज्ञान भारती में डायरेक्टर था। अच्छा। आप देखिए 2008 में डायरेक्टर था, तब उन्होंने PhD का वो दिया और लेटर मेरे को 2005 में मिल गया। 5 का लेटर मुझे मिल गया था, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। तो इतना ज्यादा फ्रॉडिज्म चलता है। तो यहाँ से जो है हमारा क्या नाम है, JSS का बात हो रही थी हमारी। तो JSS, हाँ, तो JSS में तो वहाँ हम PhD थे, क्योंकि प्रोफेसर बिना PhD के बन नहीं सकता। और डायरेक्टर हम ऑलरेडी थे वहाँ पे, वहाँ से आए थे। तो JSS में करीब मैं समझता हूँ 2 साल 4 महीने काम किया, ऐसा कुछ था। तब तक हम गणपति कॉलेज, SGIT कॉलेज, हापुड़ रोड, गाजियाबाद, वहाँ हमें डायरेक्टर का पोस्ट मिल गया। तो हमने वहाँ काम किया, वहाँ उनको सेवा दी। उसके बाद हम ज्ञान भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, GVIT, तो हर जगह स्टूडेंट से आप मिलते रहे। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, कि किस टाइप के स्टूडेंट हुआ करते थे, किस टाइप की उस समय प्रॉब्लम आती थी बच्चों के बीच में। आपकी जो डिस्कशन रहता था, आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि मॉर्निंग में पहुंच करके एक बार कॉलेज विजिट करना, बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनसे इंटरेक्ट करना, वो वाली बातें कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसा था, जब वो वहाँ डायरेक्टर बने तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि ये मुझे कॉलेज मिला है और मैं इसका डायरेक्टर हूँ, इसका मतलब मैं इसका मालिक हूँ। सबसे पहले हमें ऑनरशिप अपनी क्लियर करनी पड़ती है। हम ये भूल जाते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टर ही सब कुछ होता है, शुरुआत जो मैनेजमेंट लीडर, हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट ये चाहता है कि उनका कॉलेज अच्छा रन करे, अच्छी एडमिशन हो, अच्छा चले। अब आप जब डायरेक्टर बने तो उसके पहले आपकी पूरी इंडस्ट्री की नॉलेज चीजें थी आपके पास, आप BSF से वो सारी चीजें सीख चुके थे, डिसिप्लिन और ये सारी चीजें। अब एक डायरेक्टर के रूप में बच्चों को आप गाइड कर रहे हैं। एक तरफ से BSF का सारा एक्सपीरियंस, सारी चीजें आपके पास, इंडस्ट्री का टोटल एक्सपीरियंस, लैंड टू बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो प्रोडक्शन तक, तो आपके अंदर सारी चीजें बिल्डअप हो चुकी थी, सारी चीजें बिल्डअप हो चुकी थी। तो उस वक्त जब मैंने कॉलेज में गया तो कॉलेज में मैंने देखा कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, ऐसे ऐसे। तो मुझे बड़ा कोऑपरेट किया मैनेजमेंट ने। तो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स को मैंने अपने साथ लिया। सबसे पहले मॉर्निंग में निकलता था तो मैं एक एक क्लासरूम में जाता था, देखता था कि बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे। अगर कोई कहीं पे टीचर नहीं है तो हम खड़े हो जाते थे। बिकॉज़ यू नो आई रॉट 5 इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बुक्स। आपकी इंडस्ट्री इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सत्य प्रकाशन का पब्लिकेशन है। आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लक्ष्मी पब्लिकेशन का है। मटेरियल्स मैनेजमेंट लक्ष्मी पब्लिकेशन का है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वायु पब्लिकेशन का है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वायु पब्लिकेशन का। ये सारी बुक्स आज 20 साल से मार्केट में है, लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। और भी देखिए पब्लिशर्स तो बहुत हैं, लेकिन पब्लिशर रॉयल्टी देने के नाम पे बड़ा रोते हैं। उनका अपना प्रॉब्लम है। लक्ष्मी पब्लिकेशन ने एक आध बार मतलब दे दिया होगा, समझ लो 2-3 साल खाली दिया होगा, उसके बाद किसी ने रॉयल्टी नहीं दिया। ये टीचर के साथ थोड़ा सा ये सबसे बड़ा नहीं करते पॉइंट है सर। सबसे बड़ा ये भी बात रखनी चाहिए, बिल्कुल ये सर। और हमने देखा था न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि सर पब्लिशिंग तो आप कर लेते हैं, आपके पब्लिश बुक करते थे, लेकिन आपको ये नहीं पता कितनी बुक्स सेल हुई। कमाल की बात है, हमारे साथ
See, being a director of different engineering colleges, I have purchased their books. हाँ, वो बुक्स हमने अपनी बुक के साथ उनकी भी की है और अपना पैसा भी दिया है उनको। हाँ, तो आप कह नहीं सकते कि आपकी बुक बिकी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे मारे जाते हैं, हाँ। लेकिन हम कहते हैं कहाँ लीगल में पढ़ना, हम तो खाली चाहते हैं कि भैया हमारे जो पब्लिशर्स बच्चों हैं के वो पास खुश जाए, रहे, हाँ, वो खुश रहे, सब कुछ है। हाँ, लोगों हम तक एक ऑथर पहुंचती है रहे तो बुक, ऑथर हाँ, हैं, जी। तो हम सिर्फ कहते रहते हैं कि भाई हमारे रॉयल्टी तो दे दो, कम से कम जो है हाँ, रिटायरमेंट के बाद कुछ तो दे दो। यस, हाँ, तो कमाल की बात है सर, वो सब चीज़ों की नॉलेज होने के कारण मैं उनकी जब क्लास होती थी, हाँ, मैनेजमेंट की क्लास, अच्छा उसी टाइम जब बीएसएफ के हाँ, टाइम में ही मैंने स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट भी किया था इग्नू में। हाँ, कैसे शाम को जब वहाँ से ऑफिस छूटता था, मैं सीधा ये अच्छा। आपका सफदरजंग एयरपोर्ट पे इनकी क्लास होती थी इग्नू की, मैं शाम को वहाँ से क्लास करता था। हाँ, हाँ, आप देखिए उनकी हाँ, क्लास करता था, हाँ, क्योंकि उसकी भी जो डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट हाँ, डिप्लोमा हाँ, सोनिया गांधी ने दिया था। अच्छा, उस वक्त सोनिया गांधी के नाम से ही ये था हाँ, सर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा अच्छा, गांधी का नाम जुड़ा हुआ है, हाँ, हाँ, सोनिया गांधी का नाम था। हाँ, वे खड़े हो जाओ जी, जी, शपथ लो। हाँ, तो हम लोगों ने वहाँ से अच्छा, स्पेशलाइजेशन किया था हाँ, सर। हाँ, हाँ, तो अब देखिए सर, वहाँ बच्चे थे, बच्चे हर तरह के होते हैं। तो बच्चे क्लासरूम में जा करके टीचर्स को देखते थे, जहाँ हेल्प करना हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात आई है तो सब्जेक्ट पढ़ाने लग गए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात आई पढ़ाने लग गए। तो देखा कि वहाँ पे क्लासरूम तो हैं, हाँ, टीचर्स की बड़ी शॉर्टेज है। अच्छा, तो टीचर्स की बड़ी शॉर्टेज है, हमने कहा यार अकेले हम कैसे कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, अपॉइंट करना शुरू किया। हमने मैनेजमेंट से कहा सर हमें टीचर्स चाहिए, इस तरीके से हमारा सिस्टम होगा, इस तरह से इंटरव्यू प्रोसेस है, सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट किया गया, पर कॉलेज रन करना। फिर देखिए सर, उसी दौरान कमाल की बात देखिए सर, उस टाइम उनका फर्स्ट बैच MBA का निकलना था, अच्छा, डिग्री का निकलना था। There was no placement at all. I have created a placement cell by calling one person, who did MBA. See, you will be the placement officer, because I was the director. I can't become this thing, Yes. तो मैंने कहा ऐसा करो, ये डायलिंग फोन है, फोन लगाओ, मोबाइल नहीं था सर, फोन है। अगर फोन मिलेगी हर कंपनी में, अब मेरी बात कराइए, आप उनसे कहिए कि डायरेक्टर साहब बात करना चाहते हैं। इस तरीके से सर फोन किए, सारी कंपनीज में लेटर भेजे, उनको रात को 8-9 बजे में ऑफिस से निकलता था। मैनेजमेंट के जो चेयरमैन साहब थे वो मुझे देखते थे, यार सिंह साहब घर तो जाओगे कि नहीं जाओगे? मैंने कहा सर कैसे घर जाऊंगा, मेरे बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अब इनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा, जिम्मेवारी किसकी है? मेरी जिम्मेवारी है ना सर, तो मैं कैसे करूँ? तो सर फोन करते थे, बात। फिर उस समय की बात है, ये नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वहाँ पे एक हमारे डिप्टी डायरेक्टर जानने वाले थे, कमल सिंह नाम था शायद। अच्छा। कमल सिंह नाम मेरे को याद आ रहा है। तो उनसे मेरा इंटरेक्शन होता था, क्योंकि इंडस्ट्री के टाइम के थे। तो उस वक्त वहाँ पे एक हमारे ये सब रिलेशन से ही इंडस्ट्री प्लेसमेंट में आप आती हैं, जब जितना हमारा कनेक्शन रहेगा इंडस्ट्री के साथ, कनेक्शन, तो हाँ, यस, इंडस्ट्री रहेगा। तो सर वहाँ पे क्या हुआ, जब ये हमने उस टाइम क्या किया, हमने तुरंत कमल सिंह से बोला कि भाई ऐसा करिए, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कराने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, यू कम टू माय इंस्टीट्यूशन। तो वो आए, अपने बैनर वैनर लगाए, अलॉन्ग विद Kamal Singh, I mean all the technical persons, their finances, everybody came on the stage. I have got the proof. कमाल की बात है, जो मैं कह रहा हूँ हर चीज का मेरे पास प्रूफ है। एक एक चीज का प्रूफ है। मेरा फेसबुक अगर कोई खोले तो एक एक चीज दे सकता है, पिक्चर के साथ में दे सकता है। तो सर वो आए, तो उन्होंने पूरा एड्रेस किया, मैंने एड्रेस किया, मैंने बताया MBA के बच्चे थे सर। मैंने कहा सर ये MBA के बच्चे हैं, और इनको बताइए कि स्टार्टअप कैसे करना। तो उन्होंने पूरा बताया उनको, पूरा गाइड किया, उन्होंने पूरा उसको ऑर्गेनाइज किया। तो मैनेजमेंट भी बड़े खुश हुए। मैनेजमेंट कहने लगे हमें क्या करना है, तुम करो यार, देखो। मैंने कहा ठीक है सर, आपके बच्चे हैं, मुझे करना। आप मानेंगे नहीं सर, अगर 34 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 30 प्लेस हो गए। वाह, ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात सर। उस टाइम की बात है, उस वक्त सर 60x4 हुआ करते थे। लेकिन जब मैं गया था, कॉलेज की स्ट्रेंथ 1500 स्टूडेंट्स थे, 1500 स्टूडेंट्स वर देयर। 1500 बच्चे वहाँ ऑलरेडी थे। वो तो बाद में बढ़ करके 3000 तक हो गए, हमारे पीरियड में ही बढ़ गए इसमें। लोगों को पता लग गया कि ये तो JSS का कैंडिडेट है। सबसे बड़ी बात है, उस वक्त JSS का नाम था। जब मैं गया तो लोगों ने कहा JSS के प्रोफेसर आ गए हैं। तो जब मेरा नाम था वहाँ पे, तो बच्चों ने मेरे को बड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट किया। फिर मैंने देखा बच्चों की सारी प्रॉब्लम जो होती थी, वह बच्चों से सड़क पे इधर उधर जहाँ भी घूम रहे हैं क्लासरूम में, मैं उनकी प्रॉब्लम को समझ लेता था और नोट करता था, डायरी में नोट करता था।
इमीडिएटली जब नोट आउट करने के बाद शाम को ऑफिस में बैठता, 5 बजे के बाद मेरा ऑफिस स्टार्ट होता था, हाँ। है, और ऑफिस बैठ करके सबका मैं बकायदा नोट शीट बनाता था। फिर मैं फैकल्टीज की मीटिंग करता था, देखो भाई ये हो रहा है आपके डिपार्टमेंट में, दीज आर द इश्यूज हैं, आप लोगों के होते हुए अगर मेरा बच्चा परेशान है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल आप मेरी हेल्प करिए, इन बच्चों को वो बनाइए, जो इंजीनियर बनना है तो बनाइए, कोई कमी है तो बताइए, कोई सामान नहीं है तो बताइए, मेरा मैनेजमेंट बिल्कुल तैयार है, मैनेजमेंट पूरी हेल्प कर रहा है, मेरे साथ खड़ा है, एक एक चीज के लिए बिल्कुल साथ में खड़ा। स्टूडेंट के साथ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जब काम करते हैं तो स्टूडेंट भी कनेक्ट होता है, स्टूडेंट भी कनेक्ट होता है, तो स्टूडेंट आप समझ लीजिए जान देने को वो हो गए, समझ लीजिए इतने ज्यादा मतलब वो हो गए, डेडिकेशन वहाँ की लाइब्रेरी प्रॉपर नहीं थी, लाइब्रेरी ठीक कराया, फार्मेसी कॉलेज चल रहा था, क्योंकि एक डायरेक्टर होते हुए मैं फार्मेसी का भी डायरेक्टर था। अच्छा, कमाल की बात है, फार्मेसी का भी डायरेक्टर था, पूरे इंजीनियरिंग का डायरेक्टर था, MBA का डायरेक्टर था, मतलब आप सोचिए, because the reason was, because I was on, my field was the mechanical engineering, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो लोग होते हैं जो पढ़ते हैं वो हर ब्रांच वाले नहीं पढ़ते हैं, कमाल की बात यह है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताब पढ़ी है, BL थरेजा की किताब, तो इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ता है, मैकेनिकल वाला ही पढ़ता है, मैनेजमेंट की बात करते तो मैनेजमेंट हम भी पढ़ते हैं। और कमाल की बात है, उस टाइम जब मैं गया था मैंने ऑलरेडी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट कर ही रखा था, और इवन इन MTech ऑपरेशन रिसर्च वाज देयर है, और आपके एमटेक वहाँ पर जो हमने जो कोर्सेज पढ़े वहाँ पे वर्क स्टडी था, आपका ये क्या नाम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट था, सिस्टम डायनामिक्स था, एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग, देयर वाज वन सब्जेक्ट, एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग, अगर आप सर पे एक जगह मारेंगे तो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, एंड सिस्टम डायनामिक्स इज ए टूल, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ एनी, problem of any this thing, whatever the problem existing in the organization, what you do is you just make a circular path, positive effect, negative, positive, negative, positive, negative. Ultimately you will find the result is there within the system, and this subject was taught by Professor Prem Bhatt, who was the at that time professor there in industrial engineering, who became the vice chancellor of IIT Roorkee. IIT Roorkee at that time, the IIT Roorkee was not there, but once he went there, then that was the IIT, and then he became the vice chancellor also, and then he became the vice chancellor of UP Technical University. तो सर यहाँ पे देखिए सर, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन से मेरा कितना हुआ, प्रॉब्लम्स बहुत थी, प्रॉब्लम्स बहुत थे सर, काम इतने ज्यादा थे, मैं काम में इन्वॉल्व रहता था, 5 बजे तक बच्चे कहते थे कि सर वहाँ पे ये हो गया सर, अब ये हो गया, मैंने कहा बेटा आप कुछ तो काम तो कर लो, कुछ तो कर लो, चलो देखता हूँ। शाम को हॉस्टल घूमने चला जाता था, हॉस्टल बच्चों का देखता था, गर्ल्स हॉस्टल देखा, मेस का कैसे खाना बना हुआ है, कैसे चीजें हो रही है, चेक किया, वार्डन को बोला भी देखो भी ये खाना ऐसे बनना चाहिए, ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनको ये सुविधा नहीं दे रखी आपने, टीवी नहीं दे रखा, पंखा नहीं दे रखा, ये टेबल सही नहीं दे रखी, ये गंदगी कर रखी, व्हाई नॉट ऑल दीस थिंग्स। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को इन्हीं टीचर्स के बेसिस पर, कॉलेज मैनेजमेंट और डायरेक्टर के बेसिस पे ही वो बच्चों को छोड़ता है। See, at present the issue is the peoples used to become a director of any college, but the director never looks about the issues of the students inside their classroom. जस्ट आप एड्रेस करते हैं से कुछ नहीं होता, उनकी प्रॉब्लम को जानिए, उनको आप समझिए, समझने के बाद आप कुर्सी पे बैठिए। कुर्सी आपकी बैठने के लिए नहीं दी गई, कुर्सी इसके दी गई है कि आप यहाँ पे कुछ करेंगे जिससे आपके कॉलेज का नाम होगा। जब कॉलेज के हमारे ये बच्चे जो है एंटरप्रेन्योरशिप करने के बाद इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमारे देश तरक्की करेगा। बिल्कुल सर, देश तरक्की उसी टाइम देखिए, कमाल की बात देखिए, मोदी जी ने तो अब किया, मोदी जी को मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ। मोदी जी जो कर रहे हैं, ये दिमाग में मेरे तब था जब 2008 की बात है, मैं सब्जेक्ट ले रहा था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था। देन आई टोल्ड माय ऑल द स्टूडेंट्स, सी वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, व्हाई नॉट टू स्टार्ट योर इंडस्ट्रीज, अगर हम सब लोग इंडस्ट्रीज लगा लें, छोटे छोटे सेटअप कर लें तो क्या होगा। गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं है, उस वक्त मैं यही बोलता था, गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं है। लेकिन मैं मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने इस तरह की थिंकिंग लाई। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सोचता था कि ये हमारे देश में होगी, आज हो रही है। ऐसे लीडर होने के बाद मुझे लगा यार कमाल है, मैंने जो सोचा था वो चीज हो रहा है। वो चीज जो मैं सोचता था उस वक्त तो मैं पढ़ाता था, पढ़ाते हुए कहता था अगर ये ऐसा हो जाए तो बच्चों ये जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की बात है ये तो आप ऐसे सीख जाओगे। बिल्कुल, ऐसे तो आप सीखोगे नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री इसके लिए आगे आ रहे हैं, इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, जो इन लोगों का टीम है बड़ा अच्छा, चाहे अमित शाह की बात करें, आप
राजनाथ जी की बात करें, जो भी लीडरशिप जो है, भी लीडर्स हाँ, हैं, ऑल द लीडर्स दे Yes. पॉलिटिकल, मैं किसी भी लीडर को ब्लेम नहीं करता, हाँ, सभी लीडर अच्छे होते हैं, Yes. सबकी लीडरशिप अच्छी होती है, लेकिन लीडरशिप अगर आप देश के हित पे करते हैं, देश के हित को पहले रख के अगर आप कुछ करते हैं तो आपको हमेशा वेलकम किया जाएगा। ये कंट्री ऐसी है। अच्छा सर, इसको थोड़ा सा हम अगर चेंज करके थोड़ा सा बात करें, जो करंट सिनेरियो चल रहा है इज़राइल, ईरान और अमेरिका का, उस पर थोड़ा सा क्या आपसे एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए जो इसमें थोड़ा सा क्या चल रहा है और कैसे इसको हमारी ऑडियंस देखे? मैं इसके लिए पहली चीज़ तो मैं समझता हूँ ये इशू जो है किसी ने क्रिएट किया है ना। नहीं तो आपके ट्रम्प साहब इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं, इतने जानकारी वाले हैं, इतना सब कुछ है उनके पास, चाइना के पास भी सब कुछ है, सारी पाकिस्तान के पास भी सब कुछ है, मैं तो कहता हूँ हर कंट्रीज के पास सब कुछ है, लेकिन अपनी पॉजिटिव थिंकिंग सब ने खत्म कर दिया, सब नेगेटिव सोच रहे हैं। उनके कुछ लोग, कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग उनको गलत सलाह देते हैं और वो सलाह के बेस पे उस पर एक्ट कर जाते हैं, वो एक चीज़ गलत है। और हमारे इजराइल के साथ कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, हमारे मोदी जी गए, बड़ा अच्छा मिले, बड़ा अच्छा वो किए, हमारे ईरान से संबंध अच्छे हैं, इजराइल से संबंध अच्छे हैं, कनाडा से अच्छे हैं, आपके जर्मनी से अच्छे हैं, सबसे अच्छे संबंध। उसका रीज़न है कि हमारे जो लीडर हैं मोदी जी की जो लीडरशिप है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। ये जब भी कोई काम करते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो कितने प्यार से मिलते हैं और कभी नेगेटिव नहीं सोचते। बिल्कुल। और ये जो युद्ध विराम का कारण, ये जब तक मिल बैठ के लोग बात नहीं करेंगे, आप देखिए कितना नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। आपका रशिया देखिए, रशिया हमारा फ्रेंड है, रशिया हमारा फ्रेंड है, इजराइल हमारा फ्रेंड है, कितनी हेल्प किया इन लोगों ने। क्या अमेरिका हमारा फ्रेंड नहीं है? फ्रेंड सभी हैं, लेकिन क्या है कि लीडरशिप के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव थॉट इसके अंदर डाल दिया है किसी ने। लीडर्स में कोई कमी नहीं है, हमारे सारे लीडर्स अच्छे हैं। आप देखिए ये युद्ध तभी रुक सकता है जब इसमें आपस में बैठ करके मिलजुल के बात करें, तभी तो अमेरिका भी कहते हैं कि नहीं भाई, पाकिस्तान कौन मीडिएटर होते हैं, बीच में क्यों करेंगे, आप जो है मोदी जी पे भरोसा दिखाने लगे ईरान वाले हैं, क्योंकि मोदी जी का जो वर्किंग स्टाइल है बैलेंस होकर के सारी चीजें करना है। 20 कंट्रीज को लेके आए, यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम किया, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की और बता दिया कि इंडिया के अंदर क्या चीज है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि अगर लीडरशिप तभी आती है जब आप नीचे के रूट से चल के ऊपर आए हो। और ये हमारे ऑडियंस जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, कल के ये लीडर बनेंगे, उनके लिए भी जो आप जो बता रहे हैं, एक लीडर के अंदर जो क्वालिटी होती है, उन बच्चों को सीखना भी चाहिए कि बेस से लेकर के आगे तक प्रैक्टिकली नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज को बैलेंस होकर के जानना, इंडस्ट्रियल विजिट करते रहना, इंडस्ट्री को भी जानना और हर रोल में परफेक्ट वर्क करना। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पोजीशन में मिली है वहाँ परफेक्टली वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो आपकी जो जर्नी सर चल रही थी, हम अगले पड़ाव में चलते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे कॉलेजों को आपने गाइड किया। बहुत सारे कॉलेज सर, हमारा देखिए आपका SGIT हो गया, GBIT हो गया, RKGC हो गया, आइस हो गया, आपका BSc इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, IIMT मेरठ हो गया, IIMT ग्रेटर नोएडा हो गया, सर्वोत्तम इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, आपका JSS हो गया, है ना। फिर उधर आप उत्तराखंड में चले जाइए, आपका उत्तराखंड के अंदर अम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसके बाद आप देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हर जगह डायरेक्टर है सर हम। और फिर डायरेक्टर जनरल नीलकंठ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अच्छा सर। मतलब आप सोचिए, डायरेक्टर जनरल बना दिया किसी ने, और डायरेक्टर तो हम ऑलरेडी बने ही थे, डायरेक्टर से डायरेक्टर जनरल बना दिया। निम्स यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और निम्स एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों का डायरेक्टर बना दिया। वहाँ पे जो चांसलर है आपके बलविंदर तोमर है, बलबीर तोमर नाम है उनका, जो चांसलर भी हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। उनकी जो वाइफ है शोभा जी हैं, डॉक्टर शोभा, MD है। मतलब इतना अच्छा उन लोगों का नेचर है ना, आप मानेंगे नहीं। हम वहाँ पे जब काम करते थे, उनके गेस्ट हाउस में रहते थे, हमने कहा मुझे बंगला नहीं चाहिए, मैं सिर्फ काम करने आया हूँ, है ना। तो काम करते थे तो पूरा मतलब वो करते थे। इवन ये होता था 5 बजे के बाद क्या करें, हम अकेले रहते थे। हम एक ही दिन सैटरडे को जाते थे, घर जाते थे सैटरडे को, और फिर चले आते थे मंडे को सुबह सुबह। तो
वो कहते थे 5 बजे के बाद आप मेरे पास आ जाओ। जब वहाँ पहुँच जाते थे तो अपने बलविंदर साहब क्या कहते थे, चांसलर साहब, देखो भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं पहले अस्पताल में मरीजों की नाड़ी जरूर देखूंगा। मैंने कहा कमाल है, आप चांसलर भी हैं, नाड़ी भी देखेंगे। हम लोग बाहर बैठे रहते थे, चलो सर फ्री हो जाए, बैठते थे, 11-12 बज जाते थे। तो बाद में क्या कहते थे, ओ यार हमारे हॉस्टल्स को तो चेक कर लो। तो उनके हॉस्टल्स के राउंड लेते थे सर। अच्छा। हॉस्टल्स में जाते थे तो 4-4, 5-5 वार्डन थे अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग उनके उसमें जो है, वो सब बैठ करके एक जगह गप मारते रहते थे। हम लोग कहा ये क्या कर रहे हो तुम, बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं, तुम लोग यहाँ गप मार रहे हैं। देन वी हैव टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ईच एंड एवरीवन। एक्शन लिया सब पे 1,000, उस समय 1,000 रुपए का फाइन कर दिया, फिर उसको विड्रॉ कर दिया, लेकिन किया। उनको एक मैसेज देना जरूरी होता है। उनको मैसेज दिया सर कि हमने बताया कि देखो भाई आप ये गलत काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप ठीक रखिए। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि देखिए कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती है। पहली बात, मैनेजमेंट को, डायरेक्टर को समझना पड़ेगा। मैनेजमेंट अपने डायरेक्टर को समझे कि वो डायरेक्टर कैसा है, क्या उसके लिए कर सकता है, क्या वो पैसे का ही लालची है, क्या वो सेल्फिश है, क्या उसको वो छोड़ देगा, क्या उसको दगा देगा, क्या ऐसा कुछ है। तो वो आप जब आप मिलते हैं, अपने रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, तो 100% आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो डिफरेंट कॉलेज में आपकी जो जर्नी रही, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज आपको मिले होंगे जहाँ की सारी फैसिलिटीज़ बहुत अप टू मार्क रही होंगी, कुछ की फैसिलिटीज़ हो सकता है डाउन रही हो, आपने अप किया। तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट को, टेक्निकल एजुकेशन जो नए नए इंस्टीट्यूट ओपन हो रहे हैं, और उनके मैनेजमेंट बहुत बार उनका रहता है कि टेक्निकल एजुकेशन में ये चीज़ें से कंप्रोमाइज़ कर लें या ये फैसिलिटीज़ नहीं देते तो क्या होगा। लेकिन एक अच्छा इंस्टीट्यूट रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ का मीनिंग क्या है, प्लेसमेंट की मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच यू आस्क्ड, यू नो। सी फॉर एनी इंस्टीट्यूशन, along with the infrastructure facility, see, I used to say the students are the assets for the institution, not the infrastructure. This is my feeling. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे वो एक आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप मान रहे हैं वो मेरे असेट्स हैं। बिल्कुल। अपनी बिल्डिंग हम लैंड को हम नहीं देखते। आपका कॉलेज में अगर कुछ भी नहीं है, हमारा अगर टीचिंग प्रोफेशन सही है, हम बच्चे को गाइड कर रहे हैं, अपनी सुविधा सारी दे रहे हैं, और उन्हीं बच्चों को दे रहे हैं जिनको हम कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो 100% सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल। हमारा जो काम है विन विन स्टाइल होना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम विन नहीं कर सकते, विन कर सकते हैं और करेंगे। पहली चीज करेंगे। बच्चे के भी दिमाग में होना चाहिए कि हमें विन स्टाइल में पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो विन करना, जीतना है, मुझे हारना नहीं। अगर मैं फेल हो गया, फेल और पास 2 पॉइंट का सिक्का है, ये तो सिक्का है सर, कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा। बच्चे को निराश नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लाना मन में। इसीलिए फैकल्टीज को कहा जाता है कि आप उन पे ध्यान दें, लेकिन हमारी फैकल्टीज खुद ही स्ट्रेस में पड़ी रहती हैं। अब AICTE वगैरह क्या करते हैं, इतने सारे नॉर्म्स डाल देते हैं। क्या आप बताइए, AICTE ने जो इतने नॉर्म्स डाले हुए हैं, क्या उस टाइप का हम फैकल्टी रिक्रूट कर सकते हैं? क्या उस टाइप की हम सैलरी उनको दे सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपने इतने सारे स्ट्रिक्टनेस तो वो कर दिए। आपका कोई आदमी, कोई ऐसा टीचर भी है जो आपको वो कोई अदर नॉलेज नहीं है, पूरा उसका प्रैक्टिकल नॉलेज है, इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्री वाले नॉलेज है, वो अगर कॉलेज ज्वाइन करते हैं, कुछ बताते हैं, तो क्यों नहीं उनका आप साथ देते हैं? आप कहते हैं नहीं नॉर्म्स पहले पूरे करो, अच्छा आप कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रोमाइज? एक मशीन चला रहे हैं आप, मशीन चल रही है, मान लीजिए मैं लेद मशीन चला रहा हूँ, है ना, और मेरा टूल चल रहा है, मेरा टूल चल रहा है। अगर वहाँ पे मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इमीडिएटली अगर कुछ हो गया, या उसका छर्रा जो है लोहे का छर्रा मशीन पे गिरने के बजाय उसकी आंख पे लग गया, देन व्हाट द कंडीशन विल बी। आपने क्या किया? आपको ये चीज देखना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर मशीन पे काम कर रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। सारे सेफ्टी मेजर्स, हर चीज की सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। फिर काम कर रहा है, वर्कशॉप में काम कर रहा है, वर्कशॉप में आपने देखा होगा नॉर्मली वहाँ पंखे चल रहे होते हैं, गर्म हवा और शेड, गर्म हवा और शेड चल रहे होते हैं। अरे उस गर्मी में अगर बच्चा फिटिंग कर रहा है, कारपेंट्री कर रहा है, उस पसीने में वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट जिससे आप 1.5 लाख रुपए आप फीस ले रहे हैं, एक सेमेस्टर की 1.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, और आप उसको कुछ नहीं देना चाहते, आप सोचते हैं कि वो बच्चा वो हो जाएगा। अरे तो आपने देखा होगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट फिर वो डाउनफॉल भी आता है उनका, जहाँ ये फैसिलिटीज नहीं मिलती है। उससे सबसे बड़ा हमारा लॉस क्या होता है?
पहली चीज जो है हमारे जो करिकुलम है, जो करिकुलम जो सिलेबस बनते हैं उसको बड़े ध्यान से बनाना चाहिए और डेली उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से बात करके उसके अकॉर्डिंग हम अपने करिकुलम बनाएं, जैसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम में करते हैं कि उनके टाइप के हम सिलेबस बनाते हैं, उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसीलिए जो कहा जाता है, इसीलिए तो यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अलग अलग मीटिंग होती है, सिलेबस पे बात होती है, लेकिन फिर भी वो खाका वैसे का वैसा ही रह जाता है। क्योंकि होता क्या है, जो डिसीजन मेकर हैं, जो बात करने वाले होते हैं, I mean, they don't have the industrial experience, you know. The industrial experience they don't have, but you know, they are also, I mean, the bookish knowledge they have, the practical knowledge. आपने लैब में अगर कोई केमिस्ट्री का कोई बना लिया और बम फट गया, तो फट गया तो फट गया। आप तो जानते हैं ना ये बम इससे फट रहा है। लेकिन आप अगर एक प्रोफेसर हैं और वहाँ पे आप पढ़ते चले जा रहे हैं, वो बुकिश नॉलेज पढ़ते चले, आपने पीएचडी भी कर लिया, पेटेंट भी फाइल कर लिया, अरे उस पेटेंट से क्या फायदा? या अगर मेरे को जहाज का पता लग गया, ये जहाज को मैं खाली मान लो मैं रॉकेट बनाना है और मैंने प्रेशर दिया और प्रेशर देते ही रॉकेट आसमान में चला जाए, तो प्रेशर कैसे देना है वो तो आप जानते हैं, लेकिन उसके लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए आप नहीं जानते हैं। तो आज जो फैकल्टी हमारी है उसको भी सारी चीज़ों से अपडेट होना पड़ेगा, अपडेट इंडस्ट्रियल नॉलेज भी इसको रखना पड़ेगा, और जो अभी करंट में बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है चीज़ें, जो चीज़ सब चीज़ें अपडेट होना पड़ेगा। देखिए साहब, बच्चों के लिए हॉस्टल प्रॉपर होना चाहिए, हॉस्टल में सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, रात को बच्चों के साथ कुछ हो गया उसको देखने वाला होना चाहिए, वार्डन सही होने चाहिए, उस पर पूरी उसके ऊपर नजर होनी चाहिए। खाली सीसीटीवी कैमरे लगा देने से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल फिर नजर होनी चाहिए, उस पर डायरेक्टर को जाके विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए। जब डायरेक्टर वहां से छोड़ दे उस वक्त समझ लीजिए आपका डायरेक्टर हॉस्टल वार्डन है। आप हॉस्टल वार्डन को भी इज्जत दीजिए। हॉस्टल वार्डन इसलिए नहीं है कि खाली वो वार्डनशिप अपना घूम घाम के अटेंडेंस लेकर के देख रहा है, नहीं, हॉस्टल वार्डन का भी बिहेवियर ठीक करना पड़ेगा आपको। हॉस्टल वार्डन का अगर बिहेवियर ठीक नहीं है तो बच्चा स्ट्रेस में है, क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते, वो 36 प्रॉब्लम लेकर के आ जाएगा। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल की सारी सुविधा, उसके पास सारे इश्यूज सारे क्लियर होने चाहिए। पढ़ाई का है तो आज के टाइम में, आज देखिए, आज तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, एलसीडी प्रोजेक्टर्स आपको सबको देने चाहिए हैं। अगर टीचर हार है, टीचर को सबसे बड़ा बेनिफिट इस वक्त क्या हो रहा है, तो चौक वाला सिस्टम खत्म हो गया, जबकि चौक और डस्टर आज भी है, लेकिन खत्म भी हो गया है, लेकिन आज भी है, तो आज भी चल रहा है, 100% चल रहा है। पर चौक एंड डस्टर की जगह आज के टाइम में हम दूसरा पेन लेकर के, मार्कर लेकर के काम करते हैं, जबकि चौक का लिखाई कुछ होता है, इसका लिखाई कुछ होता है। लेकिन एलसीडी प्रोजेक्टर से फायदा क्या हुआ, टीचर्स अपने जो मटेरियल है जो प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करके सारी स्लाइड्स बना लेते हैं और ले जाकर के उसको पेन ड्राइव डालते हैं और उसको ले जाके दिखाते हैं और उसको समझाते हैं। इट मीन्स इन अ क्लासरूम, यू नो, यू आर जस्ट teaching something, you know, giving the complete knowledge to the students, you know, instead of writing something. It means you are saving your time. पहली बात तो आपने टाइम सेव किया, दूसरी बात आपको रेडी मटेरियल आपके सामने मिल गया, आपको किताब नहीं देखनी पड़ी। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप क्लास में जाते हैं, चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने ही बड़े प्रोफेसर क्यों ना हो, आप एक बार अपने नोट को जरूर देख लीजिए कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। ये टीचर्स के लिए बहुत अच्छी सलाह है आपकी, क्योंकि ये ऐसा होता नहीं है। एंड एवरी डे इज अवर प्रेजेंटेशन डे। आप ये मान के चलें, ये नहीं है कि मैंने आज क्लास ली है तो आज मेरी फिजिक्स की क्लास है, मेरी केमिस्ट्री की है, मैथ्स की क्लास है, जो भी क्लास है, आप समझ लीजिए 4 क्लास में जाते हैं तो चारों क्लास में आपका बिहेवियर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मैं खुद टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और बहुत बार सेम टॉपिक को जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू दोबारा देखता हूँ तो उसी में कोई बहुत सारी नई चीजें निकल के आती हैं, नहीं निकल के आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सी आपने जो बात बताई, इस बात के अंदर आप देखिए, हमें जैसे ही एक प्रॉब्लम मिलती है, हम प्रॉब्लम मिलती है तो दिमाग में आ जाता है ना, हमारे माइंड में एकदम से आ जाता है कि यार इसका कोई रिजल्ट निकालना चाहिए, है ना, ये फॉर्मूला ऐसे बना, इसको ऐसे बना दो। तो जब हमारी क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर हो जाती है, इसी को तो तोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सक्सेसफुल तभी हो पाएगी जब हम एआई से तो इंफॉर्मेशन लें, लेकिन अपने दिमाग को भी लगाएं। बिल्कुल सर। अगर दिमाग को लगाएंगे, क्योंकि एआई तो क्या है, जो हम डेटा फीड करते हैं उसी को प्रोग्राम्स डाल करके वो करके और सारी इन्फॉर्मेशन देते, जैसे आपका चैटबॉट है, आपका जेमिनी है, सब देता रहता है इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप उसको रियल में पढ़ेंगे तो कई बार आप कुछ क्वेश्चन पूछिए तो साहब बोल देते हैं कि साहब ऐसा अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये भी कहते हैं। लेकिन ये जरूर है
कि उससे हमारा टाइम की बड़ी बचत हो जाती है और एकदम से हमें उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट है। लेकिन स्टूडेंट्स ये ना भूलें कि AI उनके लिए सब कुछ नहीं है। हाँ, AI की नॉलेज सही है, होनी चाहिए, आपको स्किल अपना ठीक होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल ठीक होना चाहिए, इमोशनल आपका सही, आपका कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब डाटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज नथिंग बट ए डाटा एनालिटिक्स। यस हाँ, See, I have taken the subject supply chain management first time at Amity University, Greater Noida. At that time, I used to take 8 to 9 subjects. 8 to 9 subjects. The professor can take only 2 subjects. See, I thought, the teachers, they were willing to get relaxed. Yes. But I was having, this thing, मेरे पास ये था कि नहीं, मेरे को देखना है, डिपार्टमेंट को देखना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई कुछ कहे, हमें देखना है। एक तरफ हम स्टूडेंट्स वेलफेयर को भी देख रहे हैं, एक तरफ हम आपकी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। हम अब बात करेंगे कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया और आप कंटिन्यू रिसर्च पेपर और एडिटिंग और ये सब पार्ट को भी रोल कर रहे हैं। तो आपकी जर्नी अगर देखा जाए तो टीचिंग के साथ साथ अब रिसर्च की तरफ भी गाइड आप कर रहे हैं। जो यंग फैकल्टी हैं, इनके रिसर्च पेपर की क्वालिटी को भी चेक कर रहे हैं, इनको गाइड भी कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराना ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, दोनों चीज़ें, हाइब्रिड मोड में आजकल चीज़ें चल रही है। लोग अपने इंस्टीट्यूट से ही पेपर प्रेजेंटेशन कर दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी है। डिजिटलाइजेशन हो गया है इंडिया में, डिजिटल फैसिलिटीज़ मिल रही है, सारी चीज़ें। तो रिसर्च के मामले में लोगों की थोड़ा सा जो चीज़ें हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्व होना और ये सारी चीज़ें, ये कैसा, मतलब जो यंग फैकल्टी आ रही, रिसर्च पेपर, क्वालिटी ऑफ पेपर, इन सब के बारे में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? इसमें ऐसा है, देखिए, टीचर्स अपनी तरफ से पूरा अपना आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन खाली इसमें कमी क्या है? टीचर्स के, देखिए, पहले क्या होता था, लोग रिसर्च करते थे तो प्रैक्टिकल किया करते थे। उस चीज़ को जो हम करना चाहते हैं, उसको अगर मार्केट सर्वे करना है तो मार्केट सर्वे भी करते हैं, प्रैक्टिकल भी करके देखते थे, इंडस्ट्री में भी जाते थे, उसको करते थे। अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या करते हैं, वो खाना पूर्ति वो मटेरियल लेते हैं और उसको ला करके सबमिट कर देते हैं। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ हो रही है। अगर आप रियल में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप उसके लिए आप विजिट करेंगे, आप उसको देखेंगे। हम लोग भी IIT दिल्ली में जब थे तो वहाँ पे जब हमने एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ टोमेटो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दिस वाज माय प्रोजेक्ट, जो सप्लाई चेन का जो प्रोजेक्ट एमटेक के अंदर था। PhD में तो पेपर पैकेजिंग इंडस्ट्री सिस्टम अप्रोच था, है ना। तो उसके लिए मैं अपेडा में जाता था, इंडस्ट्रीज में जाता था। नेफेड प्रोसेस फूड का मुझे पता था, ये ऐसे ऐसे फूड हो रहा है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसके बारे में जानेंगे नहीं, ये जो बुकिश नॉलेज से लोग इतने सारे रिसर्च पेपर बनते रहते हैं, पेटेंट फाइल करते रहते हैं। पेटेंट फाइल करने से क्या फायदा कि जब वो इंडस्ट्री जो है उस चीज़ को, प्रोडक्ट को बना ही नहीं रही है। और आप जो है क्या कर रहे हैं, पेटेंट भी फाइल कर रहे हैं, उसका भी पैसा लगा रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कमी की बात आप ये देखिए, रिसर्च के अंदर होता क्या है, मैनेजमेंट कहता है कि नहीं भाई, इतने पेपर तो आपको पब्लिश करने हैं। पब्लिश करना इज समथिंग एल्स। लेकिन पब्लिश करेंगे तो उसका जो पैसा लगता है, एक सैलरी पेड आदमी के, आप कैसे करेगा? अगर 50,000 की सैलरी दे रहे हैं और उसमें वो 10,000 रुपए अपने उसके डाले, ये किसने सोचा? कैसे होगा? ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज है। अगर आप रिसर्च के लिए उनसे पैसा, अरे भाई आप कहिए पेपर लिखिए, हम पेपर लिख रहे हैं, आप उसको पब्लिश करिए। बिल्कुल, अगर आपको लगता है ठीक है, पब्लिश करिए, जो कॉस्ट आ रही है उसको पे करें। उनसे पैसा मत लगवाइए, उनका पैसा, वो बेचारा, आप 20,000 की सैलरी देते हो, 30,000 की सैलरी देते हो, 50,000 की सैलरी देते हो, उसके अपने इतने खर्चे हैं। देखो, उन खर्चों को कैसे मैनेज करना है, वो भी हमारे टीचर्स को आना चाहिए। हाँ। और मैनेजमेंट भी फैकल्टी वेलफेयर के लिए भी कुछ काम करे, कुछ फंड रखे। फंड, देखिए सर, मैनेजमेंट तो अपनी तरफ से फंड देने की कोशिश करता है, लेकिन रखता नहीं है। देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हीं को देता है जो ज़्यादा उनके साथ चाय पीते हैं। तो जो बेचारे वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, उन तक वो नहीं पहुंच पाता है ना, उन तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाता। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना बड़ा वो करते हैं, लेकिन वो करते हैं, प्लेटफॉर्म पे करते हैं, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, कौन देख रहा है? सभी जगह मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हर जगह मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हर स्टेज पे होनी चाहिए। और सर, बच्चा है अगर कॉलेज में, तो देखिए हॉस्टल की प्रॉब्लम
हो सकती है, आपकी क्लास की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा किसी स्ट्रेस में पड़ा हो। आज के टाइम में आप देखिए बच्चे कितने सुसाइड कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, क्या स्ट्रेस है उनका, बहुत प्रेशर जो रहता है। अगर हाँ, एक तरफ प्रेशर होता है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं पास नहीं हो रहा, तू नंबर नहीं ला रहा, तू ये नहीं कर पेरेंट्स रहा, का तू वो प्रेशर नहीं कर भी रहा। है बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा। लेकिन क्या होता है, देखो अल्टीमेटली पेरेंट्स ही उसको संभाल सकते हैं। हाँ। लेकिन हमारे पेरेंट्स खुद ही परेशान है, हाँ, खुद ही वो परेशान है। जब वो खुद ही परेशान है तो बच्चा क्या करेगा। लेकिन बच्चा अपनी तरफ से खुद आउटपुट देना कोशिश करता है। आप देखिए हमारे यूपीएससी के कितने एग्जाम्स होते हैं, कितने लाखों लोग, लाखों बच्चे अपियर होते हैं, कितने पास होते हैं, कितने का रिजल्ट आता है, कितनी फीस वो पे करते हैं। क्या गवर्नमेंट ने कभी सोचा? आप इनसे फीस तो आप लेते रहते हो, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए। उनके सेंटर नोएडा का है तो उनको ग्रेटर नोएडा में सेंटर डाल दिया। ग्रेटर नोएडा क्यों नहीं वही नियर बाई? इसका मॉडल क्या होना चाहिए, परफेक्ट मॉडल क्या होना चाहिए? सर इसका परफेक्ट मॉडल ये होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चा रहता है वहीं के नियर बाई जो स्कूल्स हैं, स्कूल में भी टीचर्स होते हैं। अगर आप ये समझते हो कि स्कूल का टीचर बेईमानी करेगा तो फिर तो टीचरी करने से कोई फायदा नहीं। मतलब फेथ भी करें और पॉलिसी अच्छी बनाए, स्ट्रिक्टर्स रखें, विजिलेंस करें और उन बच्चों को सेंटर वहीं बनाए जिससे कि बच्चे वहाँ एग्जाम दें। उनका जो एडिशनल खर्चा लगता है, गाड़ी का खर्चा, पेपर का खर्चा, वो बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए। ये सरकार को देखना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को इस चीज को देखना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स जो है ध्यान दें इस सब चीजों को। पॉलिसी मेकर को देखना चाहिए। वो पॉलिसी बना के बैठ जाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ होता नहीं। और ये तो ऐसा पॉइंट है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ये उनको कौन बताता है। देखिए ऐसा होता है, पीएम अपनी सीट पे बैठे हैं, ठीक है, उनके पास इतनी सारी समस्याएं होती हैं, उनको कौन इन चीजों के बारे में बताएगा। तो इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर ध्यान देना जरूरी है। डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि भाई ये चीजें हो रही हैं, आम आदमी पैसा कहाँ से लाए। तो ये चीजें क्यों क्या उलझे रहते हैं, अपनी राजनीति में उलझे रहते हैं, वो एक थोड़ी सी गलत हो जाती है। मैंने देखा अलग प्रकाश गोयल यूनिवर्सिटी, शिमला यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पूर्व वाइस चांसलर था, वहाँ मैंने देखा कि हॉल वॉल तो बड़ा अच्छा था, पहाड़ी पे बना हुआ था, बड़ा अच्छा। वो एक हेलीपैड लेकर के आ गए, वहाँ पे रख दिया उन्होंने, है कि बच्चे इसकी भी नॉलेज वो करेंगे। मैंने कहा सब हेलीपैड लाने से क्या नॉलेज करेंगे वो? अरे भाई उसके लिए उन बच्चों को इंडस्ट्री में ले जाएंगे जहाँ पे हेलीपैड बनते हैं, प्लेन बनते हैं। कहीं सब ले रहे हैं तो हम भी रख लेते हैं। मैंने कहा ये तो कोई फायदा नहीं हुआ, अब सब ले रहे हैं, हम ले रहे हैं दिखाने के लिए। आप जो लोगों को शो करते हैं, प्रेजेंटेशन जो दिखा रहे हैं आप, वो अच्छा होना, बाजी से कुछ नहीं होने वाला। वो अच्छा मैसेज होना चाहिए, प्रॉपर अच्छा मैसेज होना चाहिए, लगे लोगों को कि हमारी यूनिवर्सिटी ये कर रही है। आज देखिए एक इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है, एक इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं एक्सीलेंट है और एक कहते हैं नहीं ये तो उसका मुकाबला कर रहा है। एक्सीलेंट वाला जो होता है वो डेवलपमेंट स्टेज में रहता है, वो चाहता है प्रोग्रेसिव स्टेज में करता चला जाए। वो हर तरह की जो इश्यूज होती है उसको क्लियर करता है, सॉफ्ट स्किल करता है, डाटा एनालिटिक्स करता है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। और दूसरा वाला क्या करता है कि ये नॉर्म्स है, हमसे नॉर्म्स मीट करने हैं, जैसे AICTE कहता है फॉर्मेलिटी कर देते हैं। तो जब आप उसको करेंगे नहीं तो कैसे होगा? तो कैसे आप एक्सीलेंट कह सकते हैं? बिल्कुल। आपके सामने देखिए एक यूनिवर्सिटी आई है, कौन सी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की है शायद यूनिवर्सिटी, बताते हैं बड़ी अच्छी है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन उनका वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ वो, आप अगर कहेंगे कि मैं IIT का प्रोफेसर ले आऊँ उसको डायरेक्टर बना दूँ अपने कॉलेज में, देखिए सर ऐसा है, IIT का अगर माइंड है तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं उनको वो फेस नहीं कर सकता, उनको वो चीज़ नहीं दे सकता जो देनी चाहिए। मैं आपको बताया, अब एक आदमी कहे कि मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है और मैं डायरेक्टर बन गया, ना 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 ना, यू नीड अ पर्सन हु इज हैविंग इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, एकेडमिक होना, एकेडमिक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नीड। बिल्कुल। अगर आपके पास सारा एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और हमारे जो नॉर्म्स हैं, अब आप देखिए, मैंने तो आपको बताया 65 ईयर्स पे आप कहते हो कि नहीं, और 70 ईयर्स पे आपने उसमें दे रखा है, UGC के नॉर्म्स में दिया हुआ है कि 70 ईयर्स तक आप प्रोफेसर को रख सकते हैं, जबकि 80 साल तक, 90 साल तक काम कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर के काम करा दे उसको आप रख लो, नहीं तो छोड़ दो। मतलब ये तो कोई बात नहीं। बहुत सारी पॉलिसी हैं जो रिवाइज करना चाहिए देखते हुए। सर मैं ये कहता हूँ, आज के टाइम में जो कहते हैं कि लोग 60 साल के ऊपर हो गए, इनको ये सुविधा वो सुविधा नहीं चाहिए किसी को भी, सुविधा नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए सर, उनको सम्मान चाहिए। उस सम्मान के लिए उनको ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े रखिए, उनका भी, या आप ऐसा करें कंट्रीब्यूशन चलता रहे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोल दीजिए या इंडस्ट्री खोल दीजिए जहाँ पे वो लोग
कम रेट में काम करते रहें, अपना शरीर भी ठीक रहेगा, अर्निंग भी रहेगी और देश का काम भी करेंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव है। सरकार को ध्यान देना चाहिए ये सब चीज़ों को। इमीडिएट ऐसा नहीं क्लोज कर दें कि वो चीज़ों को फिर कैसे वो अपने आप को एक्टिव रखेंगे, फिर कैसे एक्टिव रखेंगे। सर एक बात बताइए, आपने बोला 60 साल हो गए, हमारे देश में सारे रिटायर्ड हो गए, इनको आप जहाज का दे दो, वो दे दो। अरे भाई, जो उनकी कमाई थी, जो खर्चा था, उस पैसे को उन्होंने अगर बचाया है तो उसका वो इंटरेस्ट लेकर के बच्चों को पाल रहे हैं भाई। हर सभी जगह का वेलफेयर देखना पड़ेगा, सरकारों को भी। हर चीज का वेलफेयर देखना। आप ये नहीं बोले रिटायर हो गए। देखिए, रिटायर तो आदमी तब होता है जब धरती से उठता है। आप उसको रिटायर मत करिए, आप उसके एक्सपीरियंस को, उनके एक्सपीरियंस को, एक्सपर्टाइज को, उनके फायदा लीजिए, क्योंकि पूरी लाइफ में उन्होंने जो इंस्टीट्यूट बनाया, स्टूडेंट को बनाया, फ्यूचर जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको बनाया, तो उनके लिए जो आफ्टर एक जो एज है, जो एक्सपीरियंसड है, उनके लिए भी एक प्लानिंग करके रखना चाहिए सरकारों को। सर ये चीज़ होनी चाहिए। आप देखिए, हमारा एक स्टूडेंट ही जीएसएस में था, अनुभव सक्सेना, श्री राम पिस्टन्स में प्रोजेक्ट उसका चल रहा था। वहाँ पे पिस्टन्स की जो रिंग में प्रॉब्लम थी, उसने वहाँ काफ़ी दिन तक ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद उनको कंपनी ने उसको वहाँ भेज दिया, क्या नाम है, एक सिंगापुर में है। अच्छा। और सिंगापुर में तो वो टीचर है। और वो पोलैंड में। अच्छा। ही इज इन पोलैंड, 15 साल से है। अच्छा। वहाँ का वो चीफ ऑफिसर बना हुआ है। आप बताइए, वही स्टूडेंट, मुझे मालूम था जब हम लोग पढ़ाते थे, जब हम क्लास लेते थे, तो उसके अंदर हम खुद समझ जाते थे। देखिए सर, ऐसा होता है, टीचर जो होता है, टीचर तो अपने बच्चे की काबिलियत को तुरंत समझ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी काबिलियत समझ जाता है। और वो बच्चा आज वहाँ है, पोलैंड में है, रोज नमस्ते करता है, रोज बात होती है, सर हम कुछ वो करें, मगर कुछ नहीं बेटा, आप खुश रहो, कभी आओ तो मिलना। तो सर, अब लास्ट हम लोग पॉडकास्ट के लास्ट प्रोग्राम में आते हैं। तो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स अच्छी एजुकेशन लेकर के सेटल्ड हो जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें फैकल्टी की, जो इनके गुरु हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनको एक मन में रहता है कि वो प्राइवेट कल्चर में हैं, बहुत संयमित भी बहुत बार उनको रहना पड़ता है, और उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं कि जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ कॉलेज में मिलता है, कुछ कॉलेज में नहीं मिलता है, उनकी पेंशन प्लान भी नहीं है। तो अब फैकल्टी के लिए, वेलफेयर के लिए बहुत बार उसकी जॉब चली जाती है, दूसरा इनकम भी नहीं बना हुआ है, और जो लोग आप जानते हैं कि विदाउट कोई सपोर्ट भी पीछे से नहीं हो पाता है। यहाँ पे फ्लैट का है, उनकी ईएमआईज़ है, बच्चों की पढ़ाई है, तो बहुत सारा प्रेशर फैकल्टी के पास है। तो आप इसमें कैसे उनको, उनकी लाइफ स्टाइल कैसे चले, उनके वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए, क्या कैसे हो, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। इसके लिए जो फैकल्टीज़ काम करती हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में जो भी काम करती हैं, पहली बात तो क्या है कि हमारी फैकल्टीज़ को खुद अपने आप सोचना चाहिए कि हम जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब टेम्प्रोरी है कि परमानेंट है। पहली चीज़ तो ये, अगर उनको पता है कि ये जॉब मेरी परमानेंट है, तब तो वो बैंक से भी लोन लेकर के मकान का ईएमआई भी सब कुछ है दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन आपको निकाला नहीं जाता है, इतनी गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है। लेकिन प्राइवेट के अंदर अगर आज काम कर रहे हैं, कल निकाल देंगे, तो आपका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप जब काम करें, कहीं पर भी काम करते हैं, तो आप अननेसेसरी बाहर से लोन वगैरह ना लें, और जो सैलरी आप डिसाइड करते हैं, जो भी जॉब मिलती है, उस सैलरी को आप मैनेज करें, मैनेजिंग मनी। अब मनी को कैसे मैनेज करेंगे, आप ये देखिए कि अगर मुझे 20,000 मिलता है या 50,000 मिलता है, उस 50,000 में पहले ही 10% को निकाल करके आप अलग से अकाउंट में डाल दीजिए, जिससे कि वो 10% हर महीने आपका इकट्ठा होता चला जाए, और अपनी वाइफ को दे दीजिए, नहीं तो वाइफ को भी दे दीजिए, और उसमें भी जमा कराते रहिए। क्योंकि क्या है, देखिए अब तो हम लोग स्टेज पे हैं, अब तो एक अलग फंड बना के रखें, अलग फंड बना के रखें। ये फंड जो यंग जनरेशन में वो एक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जो 40, 45, 50 साल के हैं और जो रिटायरमेंट तक के आने वाले, उनके पास पैसा नहीं है। देखिए साहब, पैसा कहाँ से आएगा? अगर उन्होंने फंड को पहले कहीं क्रिएट किया होगा तभी तो आएगा। लोग क्या करते हैं, शेयर में डाल देते हैं, लोग दूसरे तरह की पॉलिसी ले लेते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट अप एंड डाउन होती है। आप जुआ मत खेलिए, आप खेलिए,
लेकिन जुए की तरह मत खेलिए। उस चीज़ को, काम को अगर करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि पैसा एक आपकी लाइफ को स्पॉइल भी कर सकता है, Yes, बना भी सकता है स्पॉइल। लेकिन एक चीज़ मालूम है, अगर मैंने 100 रुपये लगाया और कल को 100 रुपये डूब गया तो आप तो कहीं के नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अपना देखना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, कैसे उनको हमें सरवाइव कराना है, कहाँ से हम फंड लाएं। जॉब के ऊपर पहली चीज, जॉब टेम्प्रोरी है कि परमानेंट, उस चीज़ को देखिए। अगर टेम्प्रोरी है तो कभी कहीं से फाइनेंस मत लीजिए, कहीं से लोन मत दीजिए। आप कहेंगे अगर मेरी सैलरी 20,000 है तो मैं कैसे खर्चा चलाऊंगा। आप कोशिश करिए, इसको मैनेज करिए। आज के टाइम में लोग 10,000 में भी काम ये भी सलाह देंगे क्या कि वो 9 to 5 अगर वो टीचिंग कर रहा है तो उसके अलावा भी वो काम करने की कोशिश करे कुछ और? नहीं, हमें सलाह नहीं देंगे। देखिए, कम से कम उनको स्ट्रेस उनका कम होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऑनलाइन उनको कोई काम मिलता है, ऑनलाइन काम टीचिंग के साथ ऑनलाइन टीचिंग कर सकता है। उस ऑनलाइन में भी 1 घंटा 2 घंटा, आप देखिए 8 घंटे से ज्यादा वो काम ना करे। क्योंकि देखिए मेंटली स्ट्रेस रहेगा, परेशान रहेगा, और वो जो ऑनलाइन करेंगे वो घर पे आके करेंगे, घर के सारे शेड्यूल बिगड़ जाएंगे, घर वाले भी परेशान, ये भी परेशान। तो देखिए काम, अगर आप समझते हैं जैसे आपका संडे है या सैटरडे है, अगर आपकी छुट्टी है, ठीक है, तो आप देख लीजिए कि चलो भाई हमें इस टाइम में हमें इसको डिवोट करना है। लेकिन 8 घंटे से 8 घंटा तो आपको सोना ही सोना है। मेंटल हेल्थ को भी ध्यान रखना जरूरी है। बिना हेल्थ के ध्यान दिए आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए हमारे बाबा रामदेव क्या कहते हैं। रामदेव का कहना यह है कि देखो भाई आप सारी दवाएं भूल जाओ, आप मेरी सुबह की खाली एक्सरसाइज को देखिए। वो खुद जो है एक्सरसाइज कराते हैं सुबह सुबह, जो है सारी एक्टिविटी। देखिए इतने बड़े, इतना मिलियंस उनका पैसा, उनके पास इतना पैसा है, इतना सब कुछ होते हुए भी वो आते हैं स्टेज पे, हर तरह की एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। कहते हैं देखो भाई इसमें तो तुम्हारा कुछ नहीं लग रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे तुम करो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करो। देखो आपको स्ट्रेस हटाना है तो अनुलोम विलोम करो, है ना। अनुलोम विलोम करोगे तो आपका सर का हेडेक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहते हैं। हमने स्टार्ट किया। अच्छा। पहले हम मेडिसिन खाते थे सर दर्द की, अब तो हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं, ठीक हो जाता है। अच्छा, कुछ नहीं करना। आपकी दिनचर्या मॉर्निंग में एक्सरसाइज से मॉर्निंग में सर हम बाबा रामदेव का चैनल लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो टैबलेट है, टैबलेट पे लगा देते हैं। तो रामदेव की एक्सरसाइज आती है, तो उनकी एक्सरसाइज को देखते हुए अनुलोम विलोम करते हैं। सांस को ऊपर नीचे खींचना, सांस को ऊपर नीचे करो, अनुलोम विलोम करो, तो उससे क्या होता है, सांस लिया, छोड़ दिया है। तो आप ये 2 एक्सरसाइज करते ही आपका स्ट्रेस बिल्कुल गायब हो जाता है। अच्छा, कमाल की बात है, गायब हो जाता है। फिर उनकी ये जो एक्सरसाइज है, जो रनिंग है, खड़े ही आप रन करिए, खड़े ही रन करिए, चलते रहिए, है ना। पैरों को भी जैसे साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाइए, पैडल की तरह चलाते रहिए, इसको चलाइए। फिर नीचे लेट करके पाँव ऊपर करके स्ट्रेट थोड़ी देर वो करिए। फिर पंजों को आगे ला करके आगे तक झुकाइए। मतलब कुछ उनकी मिनिमम एक्सरसाइज है, वो करना चाहिए। मुश्किल से आप 10 से 15 मिनट आप लगा दीजिए, सर बीमारी तो आ ही नहीं सकती है। उसके बाद अगर टाइम बच जाता है, खड़े कमरे के अंदर, कमरे में एक पैड डाल दीजिए, या आपका बिस्तर का, गद्दे का कोई चादर बिछा लीजिए, उसी पे रनिंग करिए, खड़े होकर के रनिंग करिए। रनिंग एंड जंपिंग, रनिंग एंड जंपिंग। अगर आपने जंपिंग किया, आपने देखा होगा पहले जमाने में लोग रस्सा टापते थे, आप आते थे और इधर से आए, कूद लिए। पहले जमाने में लोग बीमार क्यों नहीं होते थे? आज के लोग अस्पतालों की भर्ती की बात करते हैं, गवर्नमेंट भी उनको अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है। सीनियर सिटीजन को कहती है मरने वाला है, इसको भी यहाँ जहाज पे भेज दो। अरे भाई क्यों भाई, क्यों? आज के टाइम में भी जो गांव में लोग रहते हैं 100 साल 150 साल तक जी रहे हैं। आप क्या बात करते हैं? तो ऐसा नहीं है। ब्रह्म कुमारी के अंदर जो उनकी जो सबसे बड़ी वो है, 120 साल 125 साल तक वो रही हैं। तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हो? यानी कि अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, एक अच्छी दिनचर्या के साथ करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आप टीचर हैं, बैलेंस रहना पड़ेगा सारी चीजों को। आप जो है ये मत देखिए कि मेरे को टीचिंग है, पढ़ाना है, वो करना। पढ़ाओ, कौन मना कर रहा है? ये भी करिए और वो भी, लेकिन इसका आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और आप अकेले नहीं निकालिए, अपनी वाइफ को बोलिए, फैमिली को बच्चों को बोलिए। और जो बाहर का जो बना हुआ खाना, बना हुआ सामान कोशिश करो अवॉइड करो, मत खाओ, मत खाओ। बिल्कुल है, चीनी वगैरह ज्यादा मत लीजिए, शुगर पे अपना कंट्रोल करिए, ठीक है ना। और
कोई भी इधर उधर का ऐसा चीज मत खाइए, पिज्जा पिज्जा ये वो जो आप खाते हैं, आपको मालूम है किस टाइप का मटेरियल बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं हमारे, हम देखते हैं मीडिया के अंदर दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, ये दूध का मिलावट है, ये इसका मिलावट है, उसका मिलावट है, तो आपको वो बताते हैं कि सावधान हो जाइए। तो हमें एक टीचर है, टीचर को मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करके तब वो ऑफिस निकले। हम भी यहाँ से अमेठी यूनिवर्सिटी जब जाते थे तो गोल्फ कोर्स पहुंचते थे, तो गोल्फ कोर्स पे जैसे उतरे वहीं एक मंदिर है और वहीं BSCS का ऑफिस है, यूपी बिजली विभाग का ऑफिस है। वहाँ बहुत बड़ा बगीचा है और वहाँ पे इनके अनार के पेड़, अमरूद के पेड़, सेब के पेड़, तमाम पेड़ लगे हैं। कभी भी आप भी जाए तो मंदिर बड़ा, मैंने बताया मैंने 7 साल उस मंदिर के बदौलत निकाला है अमेठी का जो है, क्योंकि वहीं से हमारा बस आता था, वहीं से हम चले जाते थे। वो कहते थे नहीं ऐसे आओ वैसे आओ, लेकिन मैंने कहा मैं तो ऐसे ही आ जाऊंगा भैया, मुझे ना घर से पिक करना यहाँ करना, मैं ऐसे आऊंगा। लेकिन वहाँ पे खड़े होकर के लाउड वॉइस में आपके गले से जोर की आवाज से अंत्र मंत्र तंत्र जितना है बोल डालो, बोल डालो, जिससे पूरा हिल जाए पूरा वहाँ पे, तो गला जो है क्लियर हो। आपने देखा हम जब ओम बोलते हैं, ओम बोलते ही हमारे अंदर जो होता है बड़ी अच्छी मतलब वाइब्रेशंस आती है, वाइब्रेशन आती है। तो सर वो वाइब्रेशन एक बहुत बड़ी वो है। देखिए सर हर धर्म का अपना अपना वो है। हम कहते हैं आप हर धर्म मानिए, कोई धर्म खराब नहीं है, जो जिसका जो जिसका है उसको माने और उसको करें, लेकिन आपस में प्रेम रखें। ये बहुत बड़ी सलाह रखें। मोदी जी भी भाईचारा ही रख रहे हैं। मैं उनको नहीं मालूम है ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, लेकिन नहीं, वो कहते हैं मुझे तो देश चलाना है, देश की मेरी जनता है, मुझे जनता का ख्याल रखना है। तो एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर टीचर्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली सेविंग, whatever the earnings they have to make the money management. See, this much amount you are going to get, 20,000 मिल रहे हैं तो मैं 20,000 में कैसे मैं खर्चा चलाऊं, वो डिसाइड कर लें पहले से। नहीं भी चल रहा छोड़ दो उस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है उसको खाने की, लेकिन कोशिश करो कि मुझे 20 से ज्यादा चाहिए करना, कोशिश करते रहिए, कोशिश करती। लेकिन जॉब को तभी आप छोड़िए जब आपको लगता है कि दूसरी जॉब आपको मिल रही है। आप जॉब को तब तक मत छोड़िए जब तक आपको नहीं मिल रही है। नहीं तो क्या होता है, आपको क्रेडिट कार्ड वाले लिए घूमते रहते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लो। टीचर सोचते हैं चलो क्रेडिट कार्ड ले लिया, इतना पैसा मेरा कहाँ। अरे भाई पैसा तो आप ही को पे करना, और क्या, यू हैव टू पे दैट मनी, व्हाई टू यूज योर क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आप बता रहे हैं। बिल्कुल लोन मत लीजिए, कोई खर्चा। आप मकान ले लेते हैं, मैंने देखा था, मैंने देखा कई हमसे कहते हैं कि साहब मैंने 45 लाख का मकान ले लिया, 50 लाख का मकान दे दिया, मेरी किस्तें जाएंगी, ऐसे जाएंगी। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, आप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, कल कोई निकाल देंगे, क्या करोगे आप? आपका मकान भी जाएगा, आप भी जाओगे और आपकी गाड़ी भी चली जाएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप डीमेट की बात करते हैं, मैंने बताया मैं तो डीमेट का ही बड़ा एडवाइजर, क्योंकि आजकल एजुकेशनल एक्सपर्ट्स का मैं वो करता हूँ, जिसमें मैं टोटल आपको ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेज, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, बच्चों का मोटिवेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई आने जाने का तो आप साधन देते ही मुझे, भाई इतना ही बहुत है, हमारा इंटरेक्शन हो जाता है तो बच्चे भी मोटिवेट हो जाते हैं और बच्चे भी सुनना चाहते हैं। क्योंकि देखिए एक जब ऑडियंस, एक बच्चे अगर 5,000 बच्चे बैठे हुए हैं और वो कर रहे हैं, अब देखिए BSc इंजीनियरिंग कॉलेज 2,500 बच्चे हैं, यहाँ पे आपके 2,000 बच्चे गणपति में, अम्रपाली में 3,000 बच्चे, तो बच्चे कहीं कमी नहीं मिले मेरे। तो उन बच्चों के अंदर जब आप एड्रेस करते हैं तो एड्रेस से जो मोटिवेशन, आप मानेंगे नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। BSc इंजीनियरिंग कॉलेज, BSc इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि जब भी मैंने किसी कॉलेज को ज्वाइन किया तो तुरंत मैंने फैकल्टीज और बच्चों को एड्रेस जरूर किया है। ये मेरी हैबिट रही है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन है। मैं एड्रेस कर रहा था BSc इंजीनियरिंग कॉलेज में, बड़े से हॉल में बहुत सारे बच्चे बैठे थे। तो जब मैं बात कर रहा था, मैं उनको समझा रहा था, मैंने कहा बेटा मैं आपके लिए ये करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। देखो बेटे आपका काम है, आप मुझे वॉच करना, मैं आपको वॉच नहीं करूँगा। आप देखना कि मैं जो है जो भी करूँगा मैं आपके लिए करूँगा। आपको लगे कोई कमी है तो मुझे आके बता देना। तो सर कुछ बच्चे आए मेरे पास, मतलब आंखों में आंसू था, तो सर आपने ये बात कह दी है, सर हम लोगों की तरफ से आपको कोई समस्या। मैंने कहा मुझे मालूम है आप कोई समस्या नहीं दोगे, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही मैं पहुंचता था कॉलेज में, वही बंगला उन्होंने दे रखा था BSc वालों का, वही अंदर बंगला, उसी कंपाउंड के अंदर ही बंगला था, बड़ा सा बंगला था। बंगले से वहीं से पैदल निकलते थे और 9 बजे इनके क्लास वो शुरू होना था, हम करीब 8 बजे ही कॉलेज घूमना, राउंड लगाना शुरू कर देते थे। पहुँच गए हैं, बच्चे आते थे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
एक एक स्टूडेंट जैसे गेट से एंटर होता था, मैं बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलता था। तो कई दिन तक बोलता, बच्चे भी हंस के चल देते थे। फिर बाद में बच्चों ने क्या किया, वो खुद घूम के भूल जाते थे, आते थे सर मैं गुड मॉर्निंग कहना भूल गए, गुड मॉर्निंग कहना भूल गए। अच्छी हैबिट अपने डेवलप किया, हैबिट हुआ सर। फिर क्या होता था, बच्चे लेट मान लो आए, लेट आते थे, तो टीचर्स क्या करते हैं, लेट आ गया बच्चे को क्लास में नहीं जाने देंगे, जाओ जाओ डायरेक्टर साहब संभाल लेंगे, डायरेक्टर साहब संभाल लेंगे। अब डायरेक्टर साहब देख रहे हैं कि सीढ़ी में बच्चा बैठा हुआ है, बेटा जाओ यार क्लास में बैठ जाओ। टीचर कहता नहीं सर नहीं, ये रोज लेट आता है। टीचर ने जानने की कोशिश नहीं की व्हाट इज द इशू ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट, व्हाई इज कमिंग लेट। बिल्कुल, ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, आप रूट काज तो फाइंड आउट करने ना। अब रूट काज आपको पता ही नहीं है और आप जो बच्चे को बाहर खड़ते रहे, तो ये चीज तो गलत हो जाती है ना। तो हम कोशिश ये करते हैं, भाई देखो भाई आप टीचर हैं, देखिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, भाई चाय वाय पीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चे को तो कम से कम बैठा लो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सर नहीं हम नहीं बैठाएंगे, ऐसे भी टीचर्स होते हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन क्या है कि बच्चे के माइंड में हो जाता है कि ये डायरेक्टर साहब ऐसे हैं, ये किसी को गिरने नहीं देंगे। तो जब हम सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं, उनकी बात को वो करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को ध्यान देते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो हमें रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम पता होना चाहिए। अब टीचर्स का जो टीचर्स हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, आप देखिए टीचर्स कॉलेज में ग्रेटर नोएडा में आते हैं टीचर्स, कई गाड़ी चला के आते हैं, तो गाड़ी चलाना भी स्ट्रेस ही रहता है। आप अपने को भी बचाओ, दूसरे को भी बचाओ, उसी को गाड़ी चलाना कहते हैं कि मुझे खुद भी बचना है, दूसरे को भी बचाना है, तभी मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ। माइंड में टेंशन है कि यार वो सब्जेक्ट लेना है, ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया, वो अलग बात है, उसके पास स्लाइड तैयार होती है, वो ले जाके लगा देता है। लगा देने से नहीं होगा, उससे पहले आपको रेडी भी तो होना है। बिल्कुल बिल्कुल, घर की प्रॉब्लम है, बच्चे को भी स्कूल का भी देखना है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द लाइफ ऑफ ए टीचर। तो टीचर को इस बात को समझना होगा कि मेरा जितना इनकम है, उस इनकम को अकॉर्डिंगली आप उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लीजिए, टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लीजिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो सामान आपने खरीदना, कोई जरूरी है मुझे गाड़ी में बैठना है जब मेरा 20,000 की तनख्वाह है, अरे मेरा अगर 1.5 लाख रुपए का तनख्वाह भी है तो भी मैं गाड़ी नहीं खरीद रहा हूँ। यार कमाल है, सरकार ने सुविधा दे रखी है, मेट्रो की सुविधा दे रखी है। हाँ ठीक है, आप जंगल से आते हैं, आपको वहाँ आने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो मजबूरी है आपकी। जब आपके पास है भी, फिर भी ये मेट्रो बना रखी है, आप क्यों नहीं भैया पास लेके ठंडी हवा में बैठो और आप चले आओ, पढ़ते पढ़ते आओ, पढ़ते पढ़ते चले जाओ। कॉलेज की बस को यूज करो, कॉलेज का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। और बस में अगर टीचर बैठे होंगे और टीचर पढ़ रहे होंगे, टीचर अगर पढ़ रहे होंगे तो बच्चे भी होगा, बच्चे को भी बोलो देखो बेटा ऐसा है, अगर 2 घंटे मेरे इस बस में लगते हैं ना, अपना टाइम पढ़ाई में लगाओ। बिल्कुल, तो बच्चा भी सोचेगा यार तो सर तो मेरे पीछे पड़ गए, यूज अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, ये जो मैनेजिंग ऑफ द सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इस सिस्टम को अगर मैनेज करना चाहते हैं तो टीचर के लिए एक बड़ी, क्योंकि मैंने इस चीज को फेस किया है। लेकिन यार इतने साल हुए, आप 40 साल तक इस लाइन में पढ़े रहे, आपके टोटल एजुकेशन इंडस्ट्री और इस डेवलपमेंट इसमें पढ़े रहे, और हर तरह की हमने स्ट्रगल देखी, हमने मार्केटिंग भी देखी, ऑपरेशन भी देखा, सिस्टम को भी देखा, फाइनेंस को भी देखा। बाद में जाके ये दिमाग में आया कि यार अब तो मैं रिटायर हो गया, इन लोगों ने मुझे रिटायर कर दिया, मैं तब तक रिटायर नहीं था जब तक मैं काम कर रहा था। मेरे पास पहले भी जॉब की दूसरी भी ऑफर आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं चलो ये लोग एक्सटेंड कर देंगे, चलने देंगे, मुझे नहीं पता था। तो अल्टीमेटली जब हो जाता है सुपर एन्युएटेड वो हो गए। एक आदमी कहता नहीं जी आपको कंटिन्यू करेंगे, एक आदमी बोलता नहीं जी आप, मैंने कहा यूजीसी का नाम देख लो, मैं 70 साल दे रखा है, अब मैं यूजीसी से जाकर के बोलूं सर आप जाकर के देखो। रीजन है कि हमारी जो अथॉरिटीज हैं, ये लोग जो है, ये लोग उन चीजों को, उन प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को नहीं देखते हैं। वहां से सॉल्व होना चाहिए सारी चीजें। इसको सॉल्व करने के लिए सर जो इनकी जो मैन पावर है, जो इनकी, चाहे वो AICT की है, चाहे वो UGC की है, चाहे इनको बिल्कुल प्योरली अपने थॉट्स को सही रखना चाहिए, सही तरीके से पॉजिटिव वे में जाके वहाँ चेक करना चाहिए कि इतने टीचर है, क्यों गए, कैसे गए, क्या अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। आप सिर्फ जाकर के चाय पीना, समोसा खा करके चले आएंगे, उससे तो कुछ नहीं होगा ना। जी। उसको करने के लिए आपको जाकर के इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप बच्चों से ही पूछे, इनसे ही पूछे, यूनियन के नेता से ना पूछे। नेता तो नेता है, बिल्कुल। देखो नेतागिरी कहते डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप होती है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्किंग है हमारी। बिल्कुल। तो हम किस स्टाइल में हम उस चीज को करना चाहते हैं,
तो आप उसको जानने की कोशिश करिए। जी जी है AICTE को भी देखना चाहिए, UGC को भी देखना चाहिए। आप अलग अलग संस्था को, अलग अलग उसके आदमी को बदलने से कुछ नहीं होगा। उस आदमी को रखिए जो आदमी रियल में काम करने वाला हो, जिसका काम आपने देखा हो, जो कर सकता हो, आपका फेथफुल हो, जो उनके हित में कर सके, कंट्री के हित में कर सके, बिल्कुल तभी काम चल सकता है। तो हम लोगों ने जो चीज़ें अभी इस पॉडकास्ट में बात किया, आगे भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे, और क्योंकि ये इसका एंड नहीं हो सकता, अभी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिस पे बात करना अभी बाकी रह गया है, उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज की जो ऑडियंस है, सर की लाइफ से बहुत सारे चीज़ों को, सर के जो कंटिन्यूस वर्क का और हर फील्ड में सर की जो नॉलेज है, चाहे वो इंडस्ट्री की बातें करें, चाहे स्टूडेंट के साथ कनेक्शन की बात करें, उनके वेलफेयर की बात करें, इवन फैकल्टी के वेलफेयर के बारे में सर के जो सुझाव हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा है। और हम लोग सर के कांटेक्ट में कंटिन्यू रहेंगे भी और आगे भी बात करते रहेंगे। आज इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।